स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। उसका नाम है हमारा डिजाइन फेलियर। देखिए, डिजाइन फेलियर का मतलब होता है अभिकल्पन की असफलता। अब ये सेकंड चैप्टर में डिजाइन का फेलियर क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि यहां पर जो है हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे फेलियर से संबंधित। जैसे पहला टॉपिक हमारा होगा थ्योरी ऑफ फेलियर। अच्छा, थ्योरी फेलियर को बोलते हैं असफलता के सिद्धांत। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा। इसमें क्या होगा कि किस किस तरीके से हमारा जो है कोई भी पार्ट फेल हो सकता है, उसके सारे प्रिंसिपल दिए हुए हैं। करीब 5 तरह के प्रिंसिपल हैं, अलग अलग उनके नाम है और उनके बारे में क्वेश्चन भी आ जाता है। तो थियरी ऑफ फेलियर मतलब असफलता के सिद्धांत पहला टॉपिक है। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, भारों का वर्गीकरण। तो भार तो हमने शायद सोम वगैरह या फिर मॉस में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर कैसे? तो यहां पर वो भार का जो है संबंध जो होगा असफलता से होगा। तो यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ लोड तो पढ़ेंगे, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट देखने का नजरिया जो है हमारा वो फेलियर से संबंधित होगा। अच्छा, अगला देखेंगे हमारा डिजाइन अंडर टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड टॉर्सनल लोड। अच्छा, यहां पर जो है तीसरा जो है टॉपिक है हमारा डिजाइन अंडर टेंसाइल। मतलब टेंसाइल का मतलब तनाव कंडीशन में, कंप्रेसिव का मतलब संपीड़न में, और यहां पे टॉर्सनल का मतलब होता है जो भी टॉर्क जो है जिसे बोलते हैं मरोड़, उसके संबंधित हो। इस तरह के अगर लोड लगे हुए हैं तो उसके संबंधित जो है डिजाइन में हम किस तरीके से सारे स्टेप यूज करेंगे, तो वो है हमारा थर्ड टॉपिक। मोस्टली बुक में नहीं दिए हुए हैं, मोस्टली इसका ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहां पे करेंगे प्रॉपर तनाव, संपीड़न और मरोड़ भार के तहत अभिकल्पन। तो यहां पर इस तरह के जो भार लगे हुए हैं, जो कि हम टाइप्स ऑफ लोड में या क्लासिफिकेशन ऑफ लोड में हमें वो भार पता लग जाएंगे भारों के वर्गीकरण के अंदर। तो उन्हीं भारों में से इन 3 के ऊपर जो है हमें जो है क्वेश्चन करने हैं या फिर उनके बारे में जो है डिजाइन के स्टेप्स पढ़ने हैं। क्लियर है ना? तो 3 जो है टॉपिक है, सेकेंड चैप्टर है। छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन कहेंगे कि प्रॉपर तरीके से पढ़ा जा सकता है। अभिकल्पन की असफलता पहला टॉपिक हमारा थ्योरी ऑफ फेलियर। तो पहले देख लेते हैं कि भाई अब जो फेलियर है डिजाइन के अंदर वो किस तरीके होता है, उसको कैसे देखते हैं। तो पहला जो है टर्म आता है मैकेनिकल कंपोनेंट्स में फेल एज अ रिजल्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मोड्स ऑफ फेलियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो है हमारे जो हमारे मोड्स हैं फेलियर के, वो 3 होते हैं। देखो कैसे, मैकेनिकल कंपोनेंट जो है जो कि फेल हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो है रिजल्ट जो है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसकी वजह से निम्न में से 3 रिजल्ट निकलते हैं। वो कौन से? वो है हमारे मोड्स ऑफ फेलियर कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं कि फेलियर के कितने मोड हो सकते हैं। मोड का मतलब कितने तरीकों से फेल हो सकता है कोई भी पार्ट। तो 3 तरीकों से फेल हो सकता है। तो पहला तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। उससे पहले हिंदी में देख लेते हैं। असफलता के निम्नलिखित 3 तरीकों में से किसी एक के परिणाम स्वरूप यांत्रिक अंग असफल हो सकता है। इसका मतलब कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट है, यांत्रिक अंग है या फिर यांत्रिक अवयव है, वो जो है 3 तरीके से फेल हो सकता है। किसमें? असफलता के अंतर्गत। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से। तो पहला है फेलियर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन। अच्छा, ये इलास्टिक डिफ्लेक्शन, देखो इलास्टिक का मतलब होता है कोई चीज इलास्टिक है इस तरह से, मतलब खींचे तो खिंच जाए और वापस से अपनी स्थिति में आ जाए। तो इलास्टिक डिफ्लेक्शन की कंडीशन में फेलियर, पहला पॉइंट। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ विक्षेपण द्वारा असफलता। तो यहां प्रत्यास्थ विक्षेपण के द्वारा असफलता मतलब प्रत्यास्थ खींच लिया, उसके बाद जो डिफ्लेक्शन आया, विक्षेपण आया, उसके द्वारा कोई भी चीज फेल हो जाए। तो ये पहला पॉइंट है, एक तरीका हो गया। दूसरा है फेलियर बाय जनरल यील्डिंग। अच्छा, यील्डिंग जो है वो क्या है? वो हमारा क्या किससे संबंधित है? पराभव से संबंधित है। मतलब सामान्य पराभव द्वारा असफलता। इसका मतलब क्या हुआ? जनरल यील्डिंग का मतलब देखो, जब भी हमें किसी भी मटेरियल को, जो इलास्टिक मटेरियल होता है, उसको अगर हम खींचते हैं तो एक पॉइंट पे आके अपर यील्ड पॉइंट मिलता है, मतलब उच्च पराभव बिंदु मिलता है। अच्छा, वो उच्च पराभव बिंदु जो है वो नॉर्मल यील्डिंग या फिर जनरल यील्डिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ? तो सामान्य पराभव द्वारा असफलता। अगर वो कोई वस्तु पराभव बिंदु पे आ जाए तो उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। मैंने बात भी की थी लास्ट टॉपिक में। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? वो जो है अपनी प्लास्टिक स्थिति में आ जाती है। तो क्या होता है? वो वापस स्थिति में पहुंचती नहीं है। इलास्टिक में क्या होता है? वस्तु वापस से अपनी जो है जो डायमेंशन है उसको ग्रहण कर लेती है। लेकिन जो है यहां पर यील्डिंग पॉइंट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो जितना एक्स्ट्रा पार्ट खिंच गया ना वो खिंचा रह जाएगा, वो वापस से नहीं पहुंचता। तो यहां पर फेलियर हो जाता है यील्डिंग के माध्यम से। अगला देखते हैं फेलियर बाय फ्रैक्चर। अगर कोई चीज भंजन हो जाए, मतलब खींचा, उसमें मैक्सिमम लोड लगा और वो टूट जाए, तो यही तो हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो वही है भंजन द्वारा असफलता। अब 3 तरह की असफलताएं होंगी।
पहली चीज तो ये जब भी कोई वस्तु जो है हम खींचेंगे तो इलास्टिक जो है फेलियर होगा, एक चीज। दूसरा हमारा यील्ड फेलियर होगा और तीसरा हमारा फ्रैक्चर फेलियर होगा। तो तीन तरह के फेलियर हैं, ये इनके तीन तरह के मोड हो गए, मोड्स ऑफ फेलियर हमने पढ़ लिए। तीन मोड है फेलियर के। अच्छा, पहला मोड जो है वो फेलियर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन, इसको समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए, when a component is subjected to excessive elastic deformation, जब कोई कंपोनेंट, जब कोई अवयव जो है किस तरह से, किस चीज में, एक्सेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन की स्थिति में है। अच्छा, एक्सेसिव का मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ कंडीशन में, डिफॉर्मेशन कंडीशन में, तब वो फेल हो जाएगा और जो वर्क दिया गया है उसको सेटिस्फैक्टरी जो है पूरा नहीं कर पाएगा। तो इट फेल्स टू डू सेटिस्फैक्टरी वर्क, देन इट इज नोन एज फेलियर बाय इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर जो है कोई वस्तु जो है फेलियर हो रही है ड्यू टू एक्सेसिव जो है इलास्टिक जो है डिफॉर्मेशन। तो एक्सेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण अगर कोई वस्तु फेल हो रही है तो हम उसी को ही बोल देंगे भैया फेलियर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। इसे हिंदी में देख लेते हैं। जब कोई अवयव अत्यधिक प्रत्यास्थ विरूपण की स्थिति में, जब अत्यधिक प्रत्यास्थ विरूपण की स्थिति में होगा तब क्या होगा, वह संतोषजनक कार्य करने के लिए, वह संतोषजनक कार्य करने में असफल रहता है, जिसे प्रत्यास्थ विक्षेपण द्वारा असफलता कहा जा सकता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी वस्तु को ज्यादा ही खींचते जाएंगे तो इलास्टिसिटी का जो है उसका चरम सीमा आ जाएगा, मतलब जो है एक्सेसिव जो है पॉइंट आ जाएगा। बार बार हम वहीं तक खींचते जाएंगे तो क्या होगा, वस्तु एक बार में फेल हो जाएगी। यही हमारे इलास्टिक डिफ्लेक्शन जो है फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हमारा फेलियर बाय जनरल यील्डिंग। अच्छा, जनरल यील्डिंग क्या होता है, अब सीधी सी बात है, इलास्टिक में तो एक चीज समझ में आ गई कि भैया इस वाले सेक्शन में कि हमारे पास जो वस्तु है ना उसका जो है हमें इलास्टिक पॉइंट ही चूज करना है। मान लीजिए यहां पर हम कोई डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, और ये जो पॉइंट है तो ये इलास्टिक पॉइंट हो गया, लेकिन ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगी, जो स्ट्रेन होगा, वो जो है हमारा क्या आएगा, इलास्टिक स्ट्रेस कंडीशन होगी। मतलब यहां से यहां तक जो स्थिति है, ये डिस्टेंस जो है, अगर हमारा कोई मान लीजिए सिग्मा और स्मॉल ई वाला जो है डायग्राम बने, मतलब प्रतिबल और विकृति आरेख बने, या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बने, तो उसमें यहां से यहां तक जो पॉइंट पहुंच रहा है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसे इलास्टिक रीजन बोलते हैं, मतलब जो है हमारा प्रत्यास्थ क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन इस पॉइंट से जब वो आगे बढ़ता है और इस पॉइंट पे पहुंचता है और उसके बाद यहां तक जाता है तो ये अपर यील्ड पॉइंट है, मतलब उच्च पराभव बिंदु है, और ये हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है, निम्न पराभव बिंदु। तो ये जो रीजन है इधर का, ये पूरा जो है प्लास्टिक रीजन है, PLASTIC। ठीक है, प्लास्टिक रीजन है। मतलब क्या हुआ, यहां पर प्लास्टिक क्षेत्र आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु अगर इस क्षेत्र में आ गई, इस लाइन से आगे बढ़ के यील्डिंग में आ गई, तो वस्तु जो है अपनी स्थिति को पुनः ग्रहण नहीं कर पाएगी, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तो वो चेंज नहीं होगी, मतलब कम नहीं होगी, वापस अपनी स्थिति में नहीं आएगा। इसका मतलब है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही जो है हमारा यील्डिंग का फेलियर का कारण है। तो जनरल यील्डिंग होने का मतलब है कि वस्तु जो है, वो जो मटेरियल है, जो हमारा जो कंपोनेंट है, वो क्या हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की स्थिति में पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो फेलियर होगा तो फेलियर बाय जनरल यील्डिंग हो जाएगा। क्लियर बात है। आगे देखते हैं लाके फेलियर बाय फ्रैक्चर। अच्छा, फेलियर बाय फ्रैक्चर मतलब, फ्रैक्चर का मतलब सीधा सीधा है कि अगर हमने कोई ऐसा मटेरियल लिया है जो कि हमारा ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल मटेरियल की स्थिति में क्या होगा, वो जो ब्रिटल मटेरियल होगा उसकी स्थिति में ये हो जाएगा कि भाई फ्रैक्चर पॉइंट जल्दी पहुंच जाएगा। जैसे हम कास्ट आयरन की बात करें, और कास्ट आयरन में होता क्या है, जैसे ही आप लोड लगाना स्टार्ट किए और वहां पर बीच की स्थितियां आती नहीं, डायरेक्ट क्या आता है, अपर जो है हमारा मैक्सिमम या अल्टीमेट स्ट्रेस आता है या अंतिम प्रतिबल आता है और फ्रैक्चर हो जाता है। तो यहां पर डायरेक्टली जो है फ्रैक्चर हो जाएगा। तो भंजन की द्वारा असफलता जो है वो स्थिति तभी बनेगी जब हमारा मटेरियल कैसा होगा, जो ब्रिटल मटेरियल होगा, मतलब जो हमारा जो है, एक तो होता है डक्टाइल मटेरियल, दूसरा होता है ब्रिटल मटेरियल। तो एक तन्य होता है और एक कैसा होता है, भंगुर पदार्थ। तो भंगुर के पदार्थ की स्थिति में डायरेक्ट फेलियर जो है हमारा फ्रैक्चर के कारण हो जाता है। तो इस तरीके से तीन जो है मोड्स ऑफ फेलियर हैं, इनको पढ़ लिया आपने। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे थियोरी ऑफ फेलियर के सभी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है थियोरी ऑफ फेलियर, असफलता के सिद्धांत। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे असफलता के मोड्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, मतलब फेलियर के जितने मोड्स होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है इलास्टिक, मतलब प्रत्यास्थ जो है हमारा फेलियर। दूसरा है हमारा
यील्ड फेलियर मतलब पराभव जो है हमारा फेलियर या असफलता। तीसरी हमारी जो है फ्रैक्चर फेलियर मतलब जो है हमारा भंजन असफलता। तीन तरह से हमारा जो है कोई पदार्थ फेल हो सकता है, वो तीन मोड है हमारे, ठीक है। तो अब उन्हीं मोड के आधार पर हम थियोरी ऑफ फेलियर को समझेंगे। पहले तो इसको हम समझ लेते हैं कि थियोरी ऑफ फेलियर इस वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, फेलियर की थियोरी मतलब फेलियर का सिद्धांत, मतलब असफलता का सिद्धांत। इसका मतलब जो है कि हमारा कोई पदार्थ किस तरह से फेल हो सकता है, किन किन तरीके से फेल हो सकता है, उसकी जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी तक हमें पता था ना कि जब भी हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं किसी स्पेसिमेन के ऊपर, एक मशीन थी यूटीएम मशीन, उसके ऊपर जाके और वहां पर टेस्ट करते हैं, लास्ट में जाके ब्रेक हो जाता है, फेल हो जाता है, तो हमें फ्रैक्चर फेलियर पता है, उसका हमें स्ट्रेस भी पता है, फ्रैक्चर का मतलब जब भंजन होता है तो उस समय का प्रतिबल भी पता है। तो इतना तो हमें पता ही था, लेकिन समझना पड़ेगा कि वो कंडीशन क्या थी। वो कंडीशन थी यूनिएक्सियल जो है लोडिंग की। यूनिएक्सियल लोडिंग क्या होता है? जब कोई एक ही जो है हमारे जो अक्ष के ऊपर, यूनि का मतलब एक, एक्सियल का मतलब अक्ष, एक ही अक्ष के ऊपर जब कोई लोड लगा हो तो उस समय जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं यूनि एक्सियल जो है लोडिंग। अच्छा, उस समय जो प्रतिबल उत्पन्न होता है मतलब स्ट्रेस उत्पन्न होती है उसको जो है हम बोलते हैं यूनि एक्सियल स्ट्रेस। तो आसानी से यूनि एक्सियल स्ट्रेस में हम आसानी से किसी भी जो पदार्थ का फ्रैक्चर मतलब जो भी हमारा जो पदार्थ जो भंजन हो रहा है या जो फेल हो रहा है उस फेलियर की कंडीशन को पता लगा सकते थे, सही है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर ऐसा हो कि बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल लोडिंग लगी हो, मतलब 2D या 3D डायरेक्शंस में जो हमारे लोड लगे हो, तो उस कंडीशन में जो है हमारे प्रतिबल उत्पन्न होंगे या स्ट्रेस उत्पन्न होगी, उसको जो है हम कैसे जो है पता लगा पाएंगे कि वहां पर कौन सी हमारी जो है जो थियरी, जो कौन सा हमारा जो है फेलियर का पॉइंट आएगा। तो बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल में समस्या है, सही है ना। तो इन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है थियरी ऑफ फेलियर, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो देखो, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, द फेलियर स्ट्रेस जो भी हमारा असफलता जो हमारा प्रतिबल है फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल स्ट्रेस, तो ऐसे मेंबर के लिए जो कि कैसा है, यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस में है। तो मतलब यूनिएक्सियल स्ट्रेस के वाले जो हमारा मेंबर है उसमें जो है फेलियर स्ट्रेस वो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि इजीली डिटरमाइंड, वो आसानी से जो है डिटरमाइंड हो जाता है, निकाल सकते हैं उसको। लेकिन क्या होगा, बट फॉर बाईएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल, ठीक है। तो बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल का मतलब है, बाईएक्सियल का मतलब होता है दो दिशाओं में जो है हमारे लोड लगे हुए हैं, और ट्राईएक्सियल का मतलब है तीनों दिशाओं में। तो 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, देखो ऐसे समझिए। तो 1 डायमेंशनल मतलब यूनिएक्सियल लोडिंग, और 2 डायमेंशनल का मतलब यहां पे बाईएक्सियल हो गया, और जो है हमारा 3 डायमेंशनल का मतलब है ट्राईएक्सियल हो गया। इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। तो बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस के लिए इट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कठिन है पता लगा पाना कि फेलियर स्ट्रेस कितना होगा, मतलब जो असफलता का जो प्रतिबल है, किस प्रतिबल पर कहां पर जाओ, किस पॉइंट पर जाके असफलता होगी, उस पदार्थ का फेल हो जाएगा, वो जो है पता लगाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है टू डिटरमाइन, ठीक है। निकालने के लिए काफी जो है जटिल है, ठीक है, एक तरह से समझिए। सो फॉलोइंग थियरीज ऑफ फेलियर इज यूज्ड, तो इसके लिए जो है कुछ थियरी ऑफ फेलियर बनाए गए, उसको आधार पर हम जो है उनका जो है फेलियर स्ट्रेस पता कर सकते हैं। ये रही बात इंग्लिश में। थोड़ा सा हिंदी में देखते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर डिस्कस करेंगे। देखिए समझिए कि देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि एक अक्षीय प्रतिबल मतलब एक ही दिशा में जो है प्रतिबल लग रहे हैं, उसकी बात हो रही है कि अधीन सदस्य के लिए, मतलब कोई एक अक्षीय प्रतिबल के अधीन कोई एक सदस्य है जिसमें केवल एक अक्षीय प्रतिबल लगे हुए हैं, असफलता प्रतिबल आसानी से निकाला सकता है। मतलब जो भी हमारा फेलियर स्ट्रेस है उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं एक अक्षीय के लिए, मतलब यूनिएक्सियल के लिए। चलिए, लेकिन द्विअक्षीय और त्रिअक्षीय मतलब बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल के लिए प्रतिबलों के लिए यह बहुत जटिल है। तो ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि कैसे पता करें, बाईएक्सियल है तो उस कंडीशन में, या फिर ट्राईएक्सियल है मतलब 3 दिशाओं में लगा हुआ है तो त्रिअक्षीय, और 2 दिशाओं में लगा हुआ है तो द्विअक्षीय, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में लगा हुआ है तो त्रिअक्षीय मतलब ट्राईएक्सियल हो जाता है। तो इनको इनके लिए जो है हमारा फेलियर स्ट्रेस मतलब जो है हमारा
प्रतिबल, कौन सा, असफलता प्रतिबल निकालना जटिल हो जाता है। आगे देखते हैं, अतः निम्न असफलता के सिद्धांतों का उपयोग द्विअक्षीय प्रतिबलों के लिए करते हैं। तो कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ है कि द्विअक्षीय जो है हमारे ये जो बाईएक्सियल जो है स्ट्रेसेस हैं उसके लिए जो है हम इनका इस्तेमाल करते हैं, मतलब थियरी ऑफ फेलियर। कहीं कहीं पे दोनों ही बात लिखी है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, तो थियरी ऑफ फेलियर में ये क्लियर हो गया कि अगर हमें बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल निकालना है, मतलब ट्राईएक्सियल जो है स्ट्रेसेस की कंडीशन में फेलियर स्ट्रेस निकालना है, तो जो है हम थियरी ऑफ फेलियर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि असफलता के सिद्धांत को बताने के लिए, फिर असफलता के सिद्धांत में हम ये बताते हैं कि जो हमारा असफलता प्रतिबल है वो जो है कितना होगा, किस कंडीशन में, जब द्विअक्षीय जो है बल लगे हों या प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हो और त्रिअक्षीय प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हो, तो उस कंडीशन में हम जो है असफलता के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये जो प्रतिबल, ये जो हमारे प्रिंसिपल है, मतलब जो सिद्धांत हैं, वो करीब 5 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 5? सबसे पहले देखते हैं, एक सिद्धांत बनाया गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो ये जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या फिर अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत, ये जो है हमारा पहला है। तो यहां पे मैक्सिमम प्रिंसिपल लिखा है, कहीं पे जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी बोल देते हैं इसको, या फिर रेनकाइन थ्योरी बोल देते हैं। तो इनके सबके अलग अलग नाम भी हैं कई सारे, तो यहां पर नाम में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, याद रखने पड़ते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे, जब उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो उनके नाम भी पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी मतलब अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत। दूसरा क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मतलब यहां पर अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत। तो देखो, प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब हो गया मुख्य प्रतिबल, ठीक है, जहां पर जो मोहर सर्किल बनाया करते थे वहां मुख्य प्रतिबल निकालते थे। तो ठीक है, तो मुख्य समतलों पर उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को मुख्य प्रतिबल बोलते हैं। मॉस का जो है यहां पर बात कर रहे हैं, वहां पर हमने पढ़ा था ये चैप्टर, अगर होगा आपके सिलेबस में तो यहां पर जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला है। दूसरा हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हो गया। तीसरा है हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन का मतलब अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत। और फोर्थ है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मतलब जो हमारा फोर्थ है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी वही होती है जब कि हम कोई पार्ट के ऊपर लोड लगाएं और फिर जब पार्ट हटा लें तो उसमें जो है लोड हट जाने के बाद जो है उस पार्ट का जो डायमेंशन है, जो हमारा जो है जो हमने दबाया था, जितना भी उसमें अंदर डिस्प्लेसमेंट आया था वो हट जाएगा, मतलब लोड हटाने पे वो वापस से मिल जाएगा। मतलब ऐसा है कि स्ट्रेन एनर्जी वही है कि जो हमारा इलास्टिक, मतलब प्रत्यास्थता सीमा के भीतर अगर किसी पदार्थ पे हम लोड लगाते हैं, भार लगाते हैं, तो उस पदार्थ के अंदर जो एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है उसी को हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यही तो था। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, अधिकतम विकृति ऊर्जा सिद्धांत, ये हो गए हमारे पास 4। अब देखो फिफ्थ समझते हैं, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, तो अधिकतम विरूपण ऊर्जा सिद्धांत। तो विरूपण के कारण जितना भी ऊर्जा आ गई है वो भी जो है हमारे यहां पर उसके आधार पर भी जो है हम यहाँ पे निकालेंगे कि हमारा थियरी ऑफ फेलियर कौन सा। तो ये सारी हमारी जो थियरी ऑफ फेलियर है, देखिए पहला थियरी ये जो है से लेके फिफ्थ तक, ये सारी थियरी ऑफ फेलियर अलग अलग जो है हमारी कंडीशन पर बेस्ड है। जैसे हम अगर पहली वाली थियरी की बात करें तो ये किस पर आधारित है, ये एक्चुअल में जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उसके लिए मेनली इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए तो हम ये कह सकते हैं, आगे भी जब हम पढ़ाई करेंगे सबके बारे में बात करेंगे, तो ये जो है कह सकते हैं, तो थियरी ऑफ फेलियर ये एक नहीं, ये 5 हैं और अलग अलग कंडीशंस के लिए जो है बनाई गई हैं। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि अगर हम बाईएक्सियल लोडिंग या स्ट्रेसेस की बात करें या फिर ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस की बात करें, तो बाईएक्सियल और ट्राई एक्सियल दोनों ही कंडीशंस में ये थियरी ऑफ फेलियर है जिनका इस्तेमाल हम करके हम अपने फेलियर स्ट्रेस को, मतलब असफलता जो है प्रतिबल को हम याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं पहला थियरी। पहला थियरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मतलब अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत। तो पहला देख लेते हैं। देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का मतलब अधिकतम मुख्य प्रतिबल जो सिद्धांत है उसको जो है दूसरा नाम हमारा नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या फिर नॉर्मल प्रतिबल सिद्धांत बोल देते हैं, या फिर इसका तीसरा नाम है रेनकिन थ्योरी, ये जो है रेनकाइन थ्योरी या रेनकिन थ्योरी या रेनकाइन सिद्धांत बोल देते हैं। 3 तरह से जो है इसके नामकरण किए गए, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, अधिकतर जो है रेनकिन के नाम से आता है, तो आप इसको जरूर याद रखें। ठीक है, तो पहला जो थियरी है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो पहला डिसीजन ये है कि भैया ये जो थियरी है इसमें समझा क्या गया है, सोच क्या रही है। तो ये जो है ये सोचा गया है कि कोई भी मेंबर है उस पर बाईएक्सियल या फिर ट्राईएक्सियल जो है स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। बात सही है ना। तो अब आगे समझते हैं, अगर हमने जो है उस कंडीशन में देखें
तो हमने केवल तनाव मतलब टेंशन या फिर कंप्रेशन, यही दो लोडिंग कंडीशन ली हैं। इसमें सियरिंग नहीं ली, मतलब कर्तन को शामिल नहीं किया। यह मान लिया कि पदार्थ कर्तन में शामिल, कर्तन में जो फेल होगा ही नहीं, मतलब सियरिंग में जो है वो फेल नहीं होगा। यह सोचा गया इस थियरी के सिद्धांत में, ये सिद्धांत में ये सोचा गया कि हमारा जो पदार्थ है ना, जो हमारा मटेरियल है या फिर जो भी मेंबर है, कंपोनेंट है, उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं वो जो है बाइएक्सियल है या फिर ट्राइएक्सियल है। और उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में यह सोचा गया कि उसमें केवल टेंशन फोर्स लगा होगा या फिर जो है कंप्रेशन फोर्स लगा होगा। तो ये, और शियर जो है हमारा, शियर फोर्स में नहीं होगा, उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। सही है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में देखना, डक्टाइल मटेरियल जो है उनको अगर हम जो है खींच रहे हैं, मतलब तन्य पदार्थ है, उनको अगर हमने खींचा तो क्या हो रहा है, तो तन्य पदार्थ खिंच जा रहे हैं, लेकिन यील्ड पॉइंट पे जाके क्या हो जाएंगे, यील्ड पॉइंट मतलब पराभव बिंदु पे जाके वो फेल हो जाएंगे, ये माना जाता है। अच्छा, अगर हमारा जो है कहीं ब्रिटल मटेरियल मतलब भंगुर पदार्थ है, उसको अगर हमने खींचा तो वो जो है यील्ड पॉइंट आता ही नहीं है, वो सीधे सीधे फ्रैक्चर पॉइंट आता है या फिर अंतिम प्रतिबल आता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आता है। तो वो जो आएगा बस फेल हो जाएगा। इसका मतलब है कि तीसरी कंडीशन कि अगर हम देखें डक्टाइल मटेरियल को तो वो शियरिंग में भी फेल होते हैं, मतलब कर्तन में भी फेल हो जाते हैं। लेकिन ब्रिटल मटेरियल जो है उस पर अगर हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं या शियर फोर्स लगाते हैं तो वो आसानी से जो है शियरिंग में नहीं जाते हैं, ये समझना पड़ेगा। तो अब ये चीज समझी गई कि ये जो हमारा सिद्धांत है ये जो है ब्रिटल मटेरियल के लिए है, भंगुर पदार्थ के लिए, क्योंकि वहां पर भी शियरिंग जो है आसानी से, शियरिंग में फेलियर नहीं होते, मतलब जो ब्रिटल मटेरियल है उनको आसानी से शियर में फेलियर नहीं करते, वहां पर जो है कंप्रेशन और टेंशन में वो फेल हो जाते हैं। इसलिए ये जो है ब्रिटल मटेरियल के लिए लिया गया। इतनी बात हो गई। चलिए थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, इस थियोरी के अनुसार द फेलियर ऑफ द मैकेनिकल कंपोनेंट, मतलब किसी मैकेनिकल कंपोनेंट का जो है फेलियर सब्जेक्टेड टू बाइएक्सियल एंड ट्राइएक्सियल स्ट्रेसेस, जो कि हमारा बाइएक्सियल स्ट्रेसेस और ट्राइएक्सियल स्ट्रेसेस से संबंधित है, अकर्स होगा व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस रीचेज द यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। मतलब क्या हुआ, व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल, जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल या फिर नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस रीचेज मतलब पहुंचती है कहां पर, यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल की अंतिम प्रतिबल, अंतिम स्ट्रेंथ या फिर अंतिम सामर्थ्य या फिर यील्ड स्ट्रेंथ मतलब पराभव सामर्थ्य तक, जो भी हमारे जो है कि जो प्रिंसिपल मुख्य प्रतिबल जो है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है या फिर नॉर्मल स्ट्रेस है, वो पहुंचती है। समझ रहे ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझाते हैं। जब भी कोई भी मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस हैं वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ तक पहुंचने से पहले जो भी हमारा पदार्थ वो किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर जो है नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा या वहां तक पहुंच जाएगी। मतलब समझो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस, अब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस दो होते थे, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, यही तो है ना, पहले यही तो पढ़ा था हमने। प्रिंसिपल स्ट्रेस कहां पे, देखो जब हम देखते हैं कि कोई मुख्य समतल है, उन समतलों पर लगने वाले जो प्रतिबल हैं उन्हीं को जो है हम जो है मुख्य प्रतिबल या फिर जो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। ये वाली बात तो पहले से पता है। तो अगर वो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाए, यील्ड स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है या फिर नॉर्मल स्ट्रेस है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो मान है, वो क्या हो जाए, यहां पर यील्ड स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए, तो हमारी वो वस्तु फेल हो जाती है। यही यहां पे थियरी है। तो इस थियरी के अनुसार फेलियर ऑफ मटेरियल मैकेनिकल कंपोनेंट, तो मैकेनिकल कंपोनेंट का जो फेलियर है वो बाइएक्सियल और ट्राइएक्सियल की कंडीशन में, सब्जेक्ट की स्थिति में जो है कहां पे होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जब जो है या फिर नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाए, वो हमारे पहुंच जाए कहां तक, यील्ड पे या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक जो है किसी पदार्थ के, वहां तक पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में हमारा जो पदार्थ है जो वह फेल हो जाएगा। ठीक है, ये सीधी सी बात है। इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। क्या हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो यांत्रिक अंग है, जो मैकेनिकल कंपोनेंट है की असफलता, जो उसकी जो फेलियर है वो असफलता किस कंडीशन में, द्विअक्षीय और त्रिअक्षीय प्रतिबलों के अधीन, अगर उस पर द्विअक्षीय प्रतिबल लगे हों या फिर त्रिअक्षीय प्रतिबल लगे हों, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, वो जो है तब फेल होगी, मतलब उसकी असफलता तब होगी जब अधिकतम मुख्य या फिर नॉर्मल प्रतिबल, जो अधिकतम मुख्य प्रतिबल है या फिर नॉर्मल प्रतिबल है, वो पदार्थ की पराभव या अंतिम सामर्थ्य तक
पहुंच जाता है। अगर पदार्थ की पराभव सामर्थ्य या फिर अंतिम सामर्थ्य तक अगर वो पहुंच गया तो वो वस्तु जो है मुख्य प्रतिबल उसके जो है वो उसके बराबर होंगे तो वो फेल हो जाएगी। ये सीधी सी बात इस सिद्धांत में बोली गई। अगर बाईएक्सियल लोड लगे हो चाहे वो ट्राईएक्सियल लोड लगे हो, सीधी सी बात है, बाईएक्सियल स्ट्रेस उत्पन्न हो रहे हो मतलब द्विअक्षीय प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हो, या फिर ट्राईएक्सियल स्ट्रेस उत्पन्न हो रहे हो मतलब त्रिअक्षीय प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हो, दोनों ही कंडीशंस में हम यहां पर यह देखते हैं कि जो मुख्य प्रतिबल हैं उनका मान जो है यील्ड स्ट्रेंथ या फिर जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर पराभव सामर्थ्य या फिर जो है अंतिम सामर्थ्य के बराबर जब हो जाए तो हम जो कहेंगे कि भाई ये पदार्थ हमारा फेल हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई। इतने में हम ये समझ में आ गया सीधा सीधा जो है जो फेलियर है वो तब होगा जब प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है इक्वल हो जाएगी यील्ड स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस। सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड आया है अल्टीमेट स्ट्रेंथ और दूसरा लिखा है यील्ड स्ट्रेंथ। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? देखिए सीधी सी बात समझते हैं। देखो स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेस एक तरह से समझते हैं इसको एक ही चीज है। क्या मतलब है? अगर हमने किसी पदार्थ को खींचा तो अंदर जो है आंतरिक प्रतिबल जो उत्पन्न होंगे वो पदार्थ को खींचने से रोकेंगे। यही तो उसकी सामर्थ्य है, यही तो उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये जो हम चीजें एक जैसी होंगी, ठीक है। यहां पर स्ट्रेंथ लिखें या फिर यहां पर हम स्ट्रेस लिखें, मतलब यहां पर जो सामर्थ्य लिखें या फिर यहां पर प्रतिबल लिखें, बात एक ही है। तो सीधा सा बात में समझो, ये समझो कि भैया जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा तो पदार्थ हमारा फेल हो जाएगा। अरे इतनी बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि भाई अगर हमारा जो है कोई डक्टाइल मटेरियल हुआ मतलब तन्य पदार्थ हुआ, अगर उसको खींचेंगे तो वो तो यील्डिंग में ही जाके मतलब यील्ड पॉइंट पे जाके, सी पॉइंट बोलते थे, यील्ड पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमने कोई भी हम पदार्थ ले लिए, जैसे मान लीजिए यहां पे हम समझते हैं अगर हमने जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था तो उसमें हमने कुछ इस तरह से बनाया था, तो जो पॉइंट ए था और बी था ये तो हमें पता ही थे, लेकिन बी पॉइंट से जैसे ही ऊपर चलते थे तो हमारा जो है यील्ड पॉइंट आता था, तो उच्च पराभव बिंदु बोलते थे, अपर यील्ड पॉइंट, और यहां पर जो है लोअर यील्ड पॉइंट था। तो जैसे ही हमारे किसी पदार्थ की यील्डिंग हो जाएगी, सी से डी की तरफ जाने लगेगा तो पदार्थ हमारा फेल हो जाएगा। ये हमारा तन्य पदार्थों में कंडीशन थी, मतलब डक्टाइल मटेरियल में थी। लेकिन अगर ब्रिटल मटेरियल होता तो उसके लिए ऐसी समस्या नहीं थी। वो क्या होता? वो बस ऐसे जाके फेल हो जाता है, उसमें यील्ड नहीं होती, उसमें यील्डिंग नहीं होती, पराभव नहीं होता, उसमें सीधे अंतिम प्रतिबल आता है और फ्रैक्चर हो जाता है। ये बात क्लियर है? तो अब समझते हैं यहां पर बात क्या कर रहे हैं, दोनों ही चीजों के लिए बात कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के भी बराबर होगी या फिर जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर भी होगी जब जो है हमारा पदार्थ क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। किन कंडीशन में? बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल स्ट्रेस की कंडीशन में। सीधा सा बात हो गई। तो ये हमारा जो थियरी है इसी को हम बोलते हैं रेनकाइन थियरी, रेनकाइन सिद्धांत, या फिर नॉर्मल प्रतिबल सिद्धांत, या फिर अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत। ये जो है हमारे तीनों हो गए। अब ये नाम है इसके, ठीक है। अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। अब आप कहोगे सर डक्टाइल के लिए है नहीं तो क्यों लिखा हुआ है? देखो ऐसा है ना, ये नहीं कह रहे हैं कि पक्का पक्का है हमारा केवल ब्रिटल के लिए बनाया है, भंगुर पदार्थों के लिए ये सिद्धांत बनाया। ये इन्होंने बनाया दोनों के लिए, लेकिन ज्यादातर काम कहां करेगा? वो जो है भंगुर पदार्थों के लिए काम करेगा। ये अभी हम बताएंगे कैसे, ठीक है। देखो यहां पर सीधा सीधा है कि जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है, प्रिंसिपल यहां पे सिग्मा T1 लिखा हुआ, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो सिग्मा YT अपॉन FS के बराबर होगा। अब ये YT क्या है? यील्ड पॉइंट जो है स्ट्रेस, मतलब पराभव बिंदु प्रतिबल की बात हो रही है। YT अपॉन FS का मतलब है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, सुरक्षा गुणांक। तो जब हम यहां पर ये दोनों चीजें बराबर कर देंगे तो फेल हो जाएगा, तो उसके लिए क्या ले लिया हमने? सुरक्षा गुणांक ले लिया, ठीक है। इसीलिए सुरक्षा गुणांक के इस माध्यम से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। कब? जब हमारा पदार्थ कैसा है? तन्य पदार्थों के लिए। तो फॉर डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल पदार्थों के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए हमारा जो है जो हमारा मुख्य प्रतिबल है वो किसके बराबर हो जाएगा? जो है यहां पर यील्ड प्रतिबल के बराबर, मतलब जो है पराभव प्रतिबल के बराबर अपॉन जो है हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, सुरक्षा गुणांक ले लिया। तो ये एक फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर ब्रिटल पदार्थ होगा तो वहां पर तो पराभव पॉइंट आता ही नहीं है, मतलब यील्ड पॉइंट आता ही नहीं है, तो क्या आता है? अंतिम प्रतिबल पॉइंट आता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो वहां पर हम यील्ड पॉइंट की जगह पे हम क्या ले लेंगे? अल्टीमेट पॉइंट ले लेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो फॉर ब्रिटल मटेरियल
सिग्मा T1 ये मुख्य प्रतिबल हो गया इक्वल टू सिग्मा U। अब सिग्मा U क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस है, तो सिग्मा U को मतलब अंतिम प्रतिबल बोलेंगे और सिग्मा YT को यील्ड पॉइंट जो है प्रतिबल या स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहाँ पे पराभव प्रतिबल बोलेंगे। सिग्मा YT जो है वो पराभव प्रतिबल हो गया और सिग्मा U जो है वो अल्टीमेट मतलब अंतिम प्रतिबल हो गया और FS तो हमारा जो है क्या है? सुरक्षा गुणांक है ही। तो यहां पर मोटा मोटा बात समझ में आया कि अगर हमारा भंगुर पदार्थ होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा, तो उस कंडीशन में सिग्मा यू लेंगे और अगर हमारा जो है डक्टाइल मटेरियल हुआ, तन्य पदार्थ हुआ, तो उस कंडीशन में सिग्मा YT लेंगे। अब देखो, अब लास्ट पॉइंट देखो, दिस थियरी इज जनरली यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल। मतलब ये जनरली बोला है कि ये जो थियरी है वो हमारी जो है कैसी है? ब्रिटल मटेरियल के लिए है, मतलब भंगुर पदार्थ के लिए है। यह सिद्धांत सामान्यतः भंगुर पदार्थों के लिए उपयोग होता है। तो ऐसा क्या है भंगुर पदार्थों के लिए उपयोग हो रहा है? बताया ही है। क्या किया? इस थियरी के दौरान ये बात अपने नोट्स में जरूर डालिएगा कि इसमें लिखिएगा कि यह थियरी में ये सोचा गया है कि भाई ये जो है हमारा कोई मटेरियल है उस पर जो है टेंसाइल और कंप्रेसिव यही दो तरह की लोडिंग लगी हुई है, इसी तरह की लोडिंग लगी हुई है। मतलब उस पर तनाव और संपीड़न बल ही लगे हुए हैं, लोड लगे हुए हैं, उस पर जो है शियरिंग में वो फेल नहीं हो रही है, ऐसा सोचा गया है। मतलब क्या हो गया? रैनकाइन सिद्धांत के अनुसार जब कोई पदार्थ तनाव या संपीड़न मतलब टेंशन या फिर कंप्रेशन में फेल हो और शियर में फेल ना हो, मतलब कर्तन में जो है वो फेल ना हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम जो है ये सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं। सीधा सा बात हो गई। तो इसीलिए जब अगर हम शियरिंग में देखें तो शियरिंग जो है हमारे मुख्य जो हमारे भंगुर पदार्थ हैं या ब्रिटल मटेरियल हैं उनमें शियरिंग जो है आसानी से नहीं होती है। डक्टाइल में मतलब तन्य पदार्थों में शियरिंग मतलब कर्तन जो है आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर ये जो थियरी है उसका इस्तेमाल कहां करेंगे? केवल हम जो है भंगुर पदार्थों में मतलब ब्रिटल मटेरियल में करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा सीधा सीधा बात हो गई कि भाई इतनी तरह की हमारी थियरी ऑफ फेलियर है, 5 तरह की, और उसमें पहला हमने पढ़ लिया मुख्य प्रतिबल जो है अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत, इसके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत। ये मुख्य प्रतिबल था, ये हमारा कर्तन प्रतिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मतलब थियरी ऑफ फेलियर का ये हमारा दूसरा थियरी ऑफ फेलियर है। अच्छा, इसमें क्या है? शियर स्ट्रेस के बारे में बात करें, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है। इसका दूसरा नाम जो है गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी है। कुछ लोग इसमें जो है एक और नाम आता है कूलाम्ब थ्योरी, इसको कूलाम्ब थ्योरी भी बोलते हैं। तो एक चीज हो गई हमारे पास, 3 नाम हो गए एक तरह से, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या फिर गेस्ट थ्योरी या फिर जो है ट्रेस्का थ्योरी या फिर एक और नाम बोल सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कूलाम्ब थ्योरी। देखो कूलाम्ब ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था तो उसको कूलाम्ब थ्योरी भी बोलते हैं। अब इतना बड़ा थ्योरी तो है नहीं एक्चुअली में, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल सी है। देखो क्यों? क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या होगा, मतलब अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत, इसे हिंदी में बोलेंगे अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत। तो ये अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत है या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है। इसमें क्या होगा कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ना वो जो है हमारे स्ट्रेस के शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। जैसा कि वहां पे हुआ था लास्ट वाले में, हमने देखा था कि वहां पर क्या था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो जो है हमारा यील्ड स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर हो गया था। यहां पर भी ऐसा ही होना है। अगर आपको याद रखना है, बहुत आसान है, क्या करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या होने वाला है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब अधिकतम कर्तन प्रतिबल जो है वो कर्तन प्रतिबल के या फिर शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाए। तो बस यही हमारी जो है थियरी हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। अच्छा, ये जो है हमारा थियरी है, ये भी जो है हमारा बाई एक्सियल जो है स्ट्रेस के बराबर होगा, मतलब बाई एक्सियल जो बाई एक्सियल स्ट्रेस है उसके लिए ही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, या ट्रेस्का या फिर गेस्ट। तो गेस्ट थियरी या फिर ट्रेस्का थियरी, इसमें क्या है, इसमें समझते हैं इस सिद्धांत में क्या है। पहली चीज, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस थियरी के अनुसार, पहली लाइन तो यही होगी, पहला पॉइंट तो यही बनेगा, द फेलियर अकर्स, जो फेलियर होता है एट अ पॉइंट इन अ मेंबर, किसी मेंबर के किसी पॉइंट पर, व्हेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो अधिकतम शियर स्ट्रेस है मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रीचेज ए वैल्यू
इक्वल टू द शियर स्ट्रेस, मतलब जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो मान है वो कहां पहुंच जाए, शियर स्ट्रेस के बराबर पहुंच जाए, उसके पास पहुंच जाए एट यील्ड पॉइंट, मतलब किसी पराभव बिंदु पर, यील्ड पॉइंट पर, ठीक है, इन अ सिंपल टेंशन टेस्ट, किसी सिंपल टेंशन टेस्ट में। कुछ नहीं है, बस कोई हमारी बॉडी है, उसमें बाई एक्सियल जो है लोडिंग लगे हुए हैं, बाई एक्सियल स्ट्रेस भी डेवलप हो रहे हैं, मतलब जो हमारा बाई एक्सियल का मतलब वही जो है, दो ही जो है अच्छी जो है बल लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, मतलब कोई भी हमारे पास ब्लॉक है उसमें जो है एक इस एक्सिस पे, एक दूसरी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, या फिर जेड पे भी, तो तीनों एक्सिस पे या फिर दो एक्सिस पे बल लगा हो, दो अक्षों पे बल लगा हो, तो उस कंडीशन में ये हो कि मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो मान है वो कहां पहुंच जाए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो कहां पहुंच जाए, वो शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाए। कब, जब यील्ड पॉइंट हो, तो यील्ड पॉइंट पर शियर स्ट्रेस के मान के बराबर अगर हो गया अधिकतम शियर स्ट्रेस का मान, अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान, तो हम जो है यहां पर हम कह सकते हैं वो पार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो फेलियर अकर कब होगा, अकर मींस होना, तो फेलियर अकर कब होगा, जब हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान जो है कहां पहुंच जाए, शियर स्ट्रेस के मान के बराबर, जबकि हमारा जो है उस समय यील्ड पॉइंट हो। और ये कब यील्ड पॉइंट मिले, सिंपल टेंशन टेस्ट, मतलब साधारण जो टेस्ट होता है, टेंसाइल टेस्ट होता है, उस टेंसाइल टेस्ट में ये ऐसा कंडीशन बन जाए, तो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर बात है ना। चलिए तो आगे हिंदी में देख लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक अंग के किसी बिंदु पर असफलता, तो किसी एक जो अंग है, कोई भी हमारा पार्ट है, कोई कंपोनेंट है, उसके किसी एक पॉइंट पर जो हमारा फेलियर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तब होता है जब, कब होता है, जब अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान, अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान क्या हो जाए, साधारण तनाव परीक्षण में, ऐसा नहीं सिंपल टेंसाइल टेस्ट करो, उस कंडीशन में पराभव बिंदु पर कर्तन प्रतिबल के बराबर हो जाए। तो पराभव बिंदु जो है, जो भी हमारा यील्ड पॉइंट है, उसमें जो है उस समय जो है वहां पर पहुंच जाए, तो उसके बराबर अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, वो पार्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो यहां पर केवल जो है यील्ड स्ट्रेस की बात की है, यील्ड पॉइंट की बात की है, मतलब यील्ड पॉइंट पर जो है शियर स्ट्रेस का मान। अच्छा देखो, यील्ड पॉइंट कहां आता है, यील्ड पॉइंट आता है हमारा, पराभव बिंदु कहां आता है, जब हमारा पदार्थ तन्य होगा, मतलब डक्टाइल मटेरियल। तो इसका मतलब ये जो है हमारा थ्योरी, ये भी हमारा जो है डक्टाइल मतलब तन्य पदार्थों के लिए भी, मतलब के लिए ये उपयुक्त होगी। इसका मतलब सीधा सा यही हो गया ना। तो सीधा समझो, सबसे पहले अगर हम देखें शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो भी हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, उसका मान किसके बराबर हो जाए, शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाए। और शियर स्ट्रेस कौन सा, टेंसाइल टेस्ट में जो शियर स्ट्रेस थी यील्ड पॉइंट पर, उसके बराबर हो जाए। तो ये जो थियरी है हमारी, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, हमारा जो है पार्ट जो है फेल हो जाएगा, मतलब असफल हो जाएगा। सीधा सा बात हो गया ना। तो चलिए इसमें समझते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब यहां पे टाउ मैक्सिमम, इसे टाउ बोला, टाउ मैक्सिमम किसके बराबर हो जाए, टाउ वाई टी, मतलब वाई टी का मतलब क्या है, यील्ड पॉइंट पर जो है हमारा शियर स्ट्रेस। अगर हम यहां पे वाई टी लिख दें तो वाई टी का मतलब जो होगा यील्ड पॉइंट, तो वाई टी जो है उस पॉइंट पर जो है टाउ, टाउ का मतलब शियर स्ट्रेस, मतलब कर्तन प्रतिबल, ये पराभव बिंदु पर कर्तन प्रतिबल को टाउ वाई टी बोलते हैं, तो उस के बराबर हो जाए। लेकिन हमने नीचे एफएस भी लिखा हुआ है। एफएस क्या है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, मतलब बराबर का मतलब यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों ले लिया, देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत क्या है, जो कार्यकारी प्रतिबल होता है वो किसी प्रतिबल बटे जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा गुणांक के जो है बराबर होगा। तो इस तरीके से, तो अगर मैं मानूं यहां पर क्या उपज रहा है, टाउ मैक्सिमम का मान जो है वो टाउ वाई टी, मतलब यील्ड पॉइंट पर शियर स्ट्रेस के अपॉन यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब टाउ मैक्सिमम इक्वल्स टू टाउ वाई टी अपॉन एफएस, या फिर एफओएस बोल दे या फिर एफएस बोल दे, ये जो है हमारा सुरक्षा गुणांक मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है, टाउ वाई टी का मान, मतलब किसका मान, यहां पर इक्वल्स टू टाउ वाई टी का जो मान है वो, मतलब टाउ वाई टी का मतलब जो शियर स्ट्रेस है यील्ड पॉइंट पर, उसका मान किसके बराबर होता है, उसका मान जो है हमारा सिग्मा बाई 2 के बराबर होता है। तो सिग्मा 2 मतलब सिग्मा वाई टी अपॉन 2 के बराबर होता है। अच्छा टाउ तो हमारा शियर स्ट्रेस है, ठीक है, और सिग्मा क्या है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब सीधा प्रतिबल है, तो सीधा प्रतिबल के आधे के बराबर हमारा
शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। ये पुराना सिद्धांत है, पहले से बात पता है। तो क्या होगा यहां पे टाउ मैक्सिमम जो है सिग्मा वाईटी अपॉन एफएस के बराबर होगा। अब सिग्मा वाईटी जो है वो टाउ वाईटी के अपॉन एफएस के बराबर होगा, और ये जो टाउ वाईटी है उसका मान जो है सिग्मा वाईटी अपॉन 2 के बराबर होगा। तो बस केवल टाउ वाईटी की जगह पे हमने सिग्मा वाईटी अपॉन 2 रख दिया। अब सिग्मा वाईटी अपॉन 2 क्या है, ये हमारा सिग्मा वाईटी जो है वो हमारा जो है डायरेक्ट स्ट्रेस है किस पॉइंट पर, जो हमारा यील्ड पॉइंट है, मतलब पराभव बिंदु पर जो है डायरेक्ट स्ट्रेस सीधा प्रतिबल है। तो ये जो है हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, कुछ नहीं कहीं यूज नहीं इस तरह से होने वाला, सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि टाउ मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर हो जाए, टाउ वाईटी के बराबर हो जाए। तो जो है हमारा जो है इस सिद्धांत के अनुसार हमारा जो है पदार्थ जो पार्ट है हमारा जो कंपोनेंट है वो फेल हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां तक जो है बात हो गई, सीधा सीधा है। तो यहां पर देखो लिखा भी है टाउ मैक्सिमम जो है वो क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, मतलब अधिकतम कर्तन प्रतिबल है। तो टाउ मैक्सिमम हो गया अधिकतम कर्तन प्रतिबल, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। दूसरा टाउ वाईटी क्या हो गया, शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस है। तो देखो यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस और देखो यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर ये बराबर हो जाए। अच्छा बराबर कैसे, सीधा बराबर कर देना। देखो जब हम किसी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। सुरक्षा गुणांक का हमने पॉइंट पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि जब भी कोई भी डिजाइन करेंगे तब हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा गुणांक हमेशा लेंगे। तो जब भी कोई पॉइंट आएगा उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर देंगे, सीधा सा बात है। तो ये हो गया हमारे पास। तो शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट ये जो है हमारा बराबर हो जाएगा। तो पराभव बिंदु पर कर्तन प्रतिबल, तो पराभव बिंदु पर कर्तन प्रतिबल अधिकतम कर्तन प्रतिबल के बराबर अगर हो गया तो हमारा पार्ट फेल हो जाएगा। यही हमारा सिद्धांत है, याद हो गया होगा इतने में तो ठीक है। अच्छा सिग्मा वाईटी का कहां से आ गया इस पिक्चर में, तो सिग्मा वाईटी कहां से आता है, सिग्मा वाईटी ये है कि जब हम जो है मॉस पढ़ रहे थे उसमें हमने दिखाया भी था जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्ट स्ट्रेस के आधी होती है। तो सिग्मा वाईटी क्या है, तो देखो यील्ड स्ट्रेस है कहां पे, इन टेंशन में यील्ड स्ट्रेस है। तो मतलब यील्ड स्ट्रेस का मतलब पराभव प्रतिबल है। पराभव प्रतिबल किसमें, तनाव में पराभव प्रतिबल है। ये हमारी सिग्मा वाईटी है। हमने क्या बताया, सिग्मा वाईटी का मतलब हो गया यील्ड स्ट्रेस एट अ, देखो हमने डायरेक्ट स्ट्रेस बोला, आप बोलोगे डायरेक्ट स्ट्रेस बोला था अभी यील्ड स्ट्रेस बोल रहे हो। देखो डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब है सिग्मा सीधा प्रतिबल होता है, लेकिन यहां पर वाईटी लगा है इसका मतलब है यील्ड पॉइंट पे। अब यील्ड पॉइंट पर जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस। अब हिंदी में बता दूं तो सिग्मा वाईटी जो है उसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा का मतलब होता है सीधा प्रतिबल और वाईटी का मतलब होता है पराभव बिंदु पर। तो पराभव बिंदु पर जो सीधा प्रतिबल होगा वो जो है हमारा वही हमारा कहलाएगा पराभव बिंदु पर सीधा प्रतिबल को बोलते हैं पराभव प्रतिबल बोल देते हैं, मतलब यील्ड स्ट्रेस बोल देते हैं। तो वही हमने यील्ड स्ट्रेस यहां पे बोल दिया। ठीक है, तो ये जो हो गया ये तीनों चीजें हमने यहां बता दी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता है, एफएस क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, सुरक्षा गुणांक होता है, वो भी चाहो तो यहां लिख सकते हो। लास्ट में क्या बात आएगी कि भैया इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहां इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज तो ये बता दें कहां इस्तेमाल करते हैं, यह है दिस थ्योरी इज मोस्टली यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल। अब जितने भी डक्टाइल मटेरियल है उसमें मोस्टली यूज की जाती है ये थियरी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब पहले वाली कहां थी, ब्रिटल मटेरियल में इस्तेमाल करते थे, भंगुर पदार्थों के लिए पहले वाली थ्योरी थी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और ये जो है मैक्सिमम जो है शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत जो है ये जो है हम कहां इस्तेमाल करेंगे, डक्टाइल मटेरियल में। मतलब यह सिद्धांत मुख्यतः तन्य पदार्थों के लिए उपयोग होता है, तो तन्य पदार्थों के लिए उपयोग करेंगे। अच्छा देखो जब भी कोई पदार्थ को आप क्या करेंगे, टेंशन टेस्ट करेंगे, खींचेंगे या कंप्रेशन करेंगे, तो कंप्रेशन मतलब दबाएंगे, तो उस दोनों ही कंडीशन में ये सोचा जा रहा था पुरानी वाली पिछली वाली थ्योरी में, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में, अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत में, कि भैया वहां पर जो है शियरिंग हो ही नहीं रही, हम शियरिंग कर ही नहीं रहे। तो वहां पर हमने लिया भंगुर पदार्थ को कि भंगुर पदार्थ में अच्छे से ये अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि भंगुर पदार्थ शियर में जल्दी जो है फेल नहीं होते, वो जो है टेंशन में या फिर कंप्रेशन में फेल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जो है हम शियरिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब शियरिंग की बात करें तो शियरिंग के लिए आसानी से शियर कहां हो सकता है, डक्टाइल मटेरियल, मतलब जो हमारे तन्य पदार्थ हैं वो आसानी से कर्तन हो सकते हैं। इसलिए ये थियरी जो है हमेशा कहां इस्तेमाल करेंगे, अधिकतर हम इस्तेमाल करेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए। ये पूरे का पूरा हमारा थियरी हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। जहां पे भी आपको कोई थियरी मिले जो भी हमारे पास थियरी ऑफ फेलियर में,
कि ये देखो इसको देख रहा है, तो जैसे यहां पर आया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसको देखेगा? शियर स्ट्रेस को देखेगा। बस सीधा सीधा इन दोनों को बराबर कर दीजिए, बस ये सिद्धांत बन गया, इसी को थ्योरी में लिख दीजिए, बस आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, थर्ड जो है हमारा थ्योरी ऑफ फेलियर, वो क्या है हमारा? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मतलब जो है अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत। तो अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत को हम जो है सेंट वेनेंट थ्योरी भी बोलते हैं, मतलब सेंट या फिर सेंट वेनेंट थ्योरी, मतलब ये जो सेंट वेनेंट थ्योरी को हिंदी में बोलते सेंट वेनेंट सिद्धांत। तो मतलब इन्होंने जो है इस थ्योरी में जो है कंट्रीब्यूशन दिया, अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत। अच्छा, अधिकतम मुख्य विकृति है, अब देखो सीधे सीधे यही समझ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पता गया, क्या पता लग गया? प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत जो है, उसमें मुख्य विकृति किसके बराबर होगी? विकृति के बराबर होगी। बस वो उसको देखेगा, वो उसको देखेगा, भाई पार्ट हमारा फेल हो जाएगा। यही तो है ना। चलिए देखो सीधा सीधा समझे, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या है? द फेलियर अकर्स एट अ पॉइंट, फेलियर किसी बिंदु पर फेलियर हो जाता है, इन अ मेंबर, मेंबर के किसी भी एक बिंदु पर फेलियर होगा। कब फेलियर होगा? जब व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब विकृति, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है वो किसके बराबर हो जाए? रीच हो जाए, कहां तक पहुंच जाए? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाए। अब स्ट्रेन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है? कि भैया ऐसा है ना, खींच रहे कितना लिमिट तक खींच सकता है, जहां तक खींच सकता है उसके बराबर हो जाए तो फेल हो जाएगा, सीधा सा बात है। तो इन अ टेंसाइल टेस्ट, अगर हमने तनाव परीक्षण किया, टेंसाइल टेस्ट किया, जो हमारी स्ट्रेन की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए? वो हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के बराबर हो जाए, तो हमारा जो पार्ट है फेल हो जाएगा। मैंने वही तो बोला था ना, सीधा सीधा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या है? मुख्य जो विकृति जो है, जो अधिकतम मुख्य विकृति है, वो विकृति के बराबर हो जाए टेंसाइल टेस्ट में। अब वो विकृति कौन सी होगी? वो लिमिटिंग वैल्यू होगी विकृति की, तो वही जो है यहां पर बताया। अब लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? अब लिमिटिंग वैल्यू तो सीधा सीधा है सीमांत मात्रा या फिर यील्ड पॉइंट स्ट्रेन, ऐसे बोल दो तो वो भी हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे, बताएंगे हिंदी में भी। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा? किसी अंक के एक बिंदु पर असफलता कब होगी? तब होती है जब अधिकतम मुख्य विकृति का मान, जो अधिकतम मुख्य विकृति है, मैक्सिमम जो है प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी, मुख्य विकृति की वैल्यू होगी, उसका मान जो है तनाव परीक्षण में, टेंसाइल टेस्ट में क्या होगा? विकृति की सीमांत मात्रा तक पहुंच जाता है। अब विकृति की सीमांत मात्रा क्या है? देखो विकृति की सीमांत मात्रा यह है कि अगर हमने खींचा और खींचने के बाद वो ऐसा हो जाए कि वो विकृति होती चली जाए और बाद में पार्ट के अंदर क्या आ जाए? हल्का सा डिफॉर्मेशन आ जाए। देखो जब भी हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, खींचते हैं, तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा, इसका क्रॉस सेक्शन जो है क्या हो जाए? कम होने लगेगा, तो विकृति जो है हमारी उसकी सीमांत मात्रा पहुंच जाएगी। मतलब यील्ड पॉइंट पर, मतलब पराभव बिंदु पर विकृति की सीमांत मात्रा मान ली जाती है, ऐसा माना जाता है, लिखा यह जाता है कि सीमांत मात्रा मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, विकृति की सीमांत मात्रा लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि पराभव ही पॉइंट, मतलब वो यील्ड पॉइंट ही है जहां पर इसके सीमांत मात्रा कही जाएगी। ठीक है, तो कई बार कई बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखाई भी देगा, यील्ड पॉइंट लिख दिया जाता है, पराभव बिंदु लिखा जाता है। तो विकृति की सीमांत मात्रा तक पहुंच जाए, किसकी वैल्यू? जो है मैक्सिमम स्ट्रेन की जो वैल्यू है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की जो वैल्यू है, वो स्ट्रेन की वैल्यू के बराबर हो जाए, यही तो है ना। देखते हैं, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन किसके बराबर हो जाए? वो जो है बराबर हो जाए स्ट्रेन के। कौन सा स्ट्रेन? ये हमारा स्ट्रेन जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेन की बात हो रही है, उसके बराबर हो जाए, तो ये जो है बराबर हो गया, तो ये सिद्धांत के अनुसार जो है पार्ट हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो मैक्सिमम जो है प्रिंसिपल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखो हमें स्ट्रेन का फॉर्मूला, विकृति का फॉर्मूला सीधा पता है। कैसे पता है? कि जो हुक का नियम था ना, हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, और अगर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई और स्मॉल ई। ये जो हमारा विकृति हो गया, ये हमारा जो है क्या प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, ये हमारा प्रतिबल हो गया। अब ये बराबर होगा, तो अगर यहां पे हम स्मॉल ई निकालना चाहें तो स्मॉल ई निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन कैपिटल ई, यही तो हो जाएगा ना। तो यही हमारा यहां पर फॉर्मूला यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया है? देखो अब चूंकि बाई एक्सियल है, मतलब दो दिशाओं की बात हो रही है, तो देखते हैं क्या होगा। तो सिग्मा T1
अपॉन ई माइनस सिग्मा T2 अपॉन ME। तो एक दिशा में तो सीधा जिस दिशा में हम खींच रहे हैं उस दिशा में वो हमारा प्रतिबल हो गया, वो प्रतिबल अपॉन जो है या विकृति होगी, सीधी सी बात ये बोले तो ये पूरा कंपोनेंट विकृति का हो जाएगा, सिग्मा T1 अपॉन ई। ठीक है, अच्छा उसके दूसरी दिशा में तो हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन आ रही है, मतलब पार्श्व विकृति आ रही है, तो माइनस लगा दिया और सिग्मा T2 अपॉन ME कर दिया। और M क्या है, 1 अपॉन M है, यहाँ पे वो है हमारा पॉइजन्स रेशियो, मतलब जो है पॉइसन अनुपात है। तो ये हमारे पास, अच्छा सिग्मा T1 और सिग्मा T2 क्या है, तो देखो जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की, मतलब अधिकतम मुख्य विकृति की, तो अधिकतम मुख्य विकृति की अगर हम बात करेंगे तो अधिकतम मुख्य प्रतिबल भी तो आएगा ना। तो यहां पर T1 जो है वो मुख्य प्रतिबल अधिकतम वाला है, और जो T2 है सिग्मा T2 जो है वो हमारा जो है न्यूनतम मुख्य प्रतिबल है। तो अधिकतम मुख्य प्रतिबल जो है वो ज्यादा होगा, तो उसमें से जो है न्यूनतम मुख्य प्रतिबल माइनस हो जाएगा। तो यहां पर यही है, तो जो न्यूनतम है वो पार्श्व होगा, मतलब लेटरल स्ट्रेन होगा, और जो है हमारा अधिकतम होगा, जो मैक्सिमम होगा, वो हमारा जो है डायरेक्ट होगा। तो यहां पर देखो यही बात की गई है, जो है ई मैक्सिमम मतलब जो है हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मतलब अधिकतम मुख्य विकृति इक्वल टू होगा यहां पर सिग्मा T1 अपॉन ई और माइनस सिग्मा T2 अपॉन ME। क्लियर है ना, तो ये चीज थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है इसके अनुसार, जो कि मैक्सिमम जो है प्रिंसिपल स्ट्रेन इसकी वैल्यू मिल गई। अच्छा इसकी वैल्यू मिल गई, किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी स्ट्रेन के बराबर। और ये स्ट्रेन कौन सी है, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब जो है सीमांत मात्रा है जो कि हमारी विकृति की है। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके अलावा देखें, उसके अलावा देखा कि हमारा जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, हमने बोला ना, हमने बोला कि स्मॉल e इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई होता है ना, ये होती ही मात्रा। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, ये सिग्मा कौन सा है, मतलब ये प्रतिबल कौन सा होगा। देखो यहां पर जो ई की मात्रा है, जो विकृति की मात्रा है, वो सीमांत कहां पे होगी, यील्ड पॉइंट पे। हमने बताया अभी भी यील्ड पॉइंट मतलब पराभव बिंदु पर होगी, और वो पराभव बिंदु पर जो प्रतिबल होगा वो कितना होगा, उसे सिग्मा YT बोल देंगे, और अपॉन ई तो है ही, और साथ में हम क्या लगा रहे हैं, हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल e इक्वल्स टू सिग्मा YT अपॉन कैपिटल E इंटू FS, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। दोबारा बता देता हूं, देखो मैक्सिमम जो है प्रिंसिपल स्ट्रेन का जो फार्मूला है वो ये मिल गया, ये रहा फार्मूला हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का, और ये फार्मूला है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेन का, जो भी हमारा जो है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन है। ठीक है, विकृति की सीमांत मात्रा है वो रही इसकी वैल्यू, मतलब यहां पे सिग्मा अपॉन ई वाला। तो इन दोनों को अगर हम बराबर कर देंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो फेलियर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी बात यहां पर करी गई है इस सिद्धांत के अनुसार। चलिए देख लेते हैं यहां पे कौन कौन से टर्म इस्तेमाल किए हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो वेयर, जहां स्मॉल ई जो है स्ट्रेन है, विकृति है, यील्ड पॉइंट पे है, सीधी सी बात है। सिग्मा YT क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, मतलब पराभव प्रतिबल है, ये भी पता है। ठीक है, उसके अलावा सिग्मा T1 और सिग्मा T2 ये जो है हमारे क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मतलब जो है मुख्य प्रतिबल है। अब मुख्य प्रतिबल में मैं आपको क्लियर कर दूं, सिग्मा जो T1 है वो हमने अधिकतम मुख्य प्रतिबल लिया है, और सिग्मा T2 जो है न्यूनतम मुख्य प्रतिबल लिया है। तो ये जो है हमने यहां पे बता दिए। क्लियर है। उसके बाद देखो 1 अपॉन M क्या है, पॉइजन्स रेशियो है, पॉइजन अनुपात है, और कैपिटल E क्या है, ये प्रत्यास्थता गुणांक है, मतलब यंग मॉडुलस बोल सकते हैं या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं कैपिटल E को। और FS क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये मतलब सुरक्षा गुणांक। क्लियर है ना। तो ये जो है हमारी दो थियरी यहां पे हो गई, समझिए। तो सीधा सीधा अभी समझ में ये आ रहा है, 3 थियरी हमने पढ़ ली, क्या है उसमें भैया, जो भी थियरी है उसके बराबर उसकी वैल्यू आ जा रही है। यहां पर बात कर रहे हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस स्ट्रेस के बराबर हो जा रहा है, और शियर स्ट्रेस के बराबर हो जा रहा है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो शियर स्ट्रेस एट अ यील्ड पॉइंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ऐसी बातें आ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेन की बात की, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन स्ट्रेन के बराबर हो जाता है, वो स्ट्रेन कहां की, यील्ड पॉइंट की होगी। तो ये दोनों चीजें जो है आपको क्लियर हो रही हैं, आसान से समझी जा सकती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट थियरी ऑफ फेलियर, हमारा 4th है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, या फिर इसे हेग्स थ्योरी भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, अधिकतम विकृति ऊर्जा सिद्धांत। तो ये अधिकतम विकृति ऊर्जा सिद्धांत है या फिर हैग सिद्धांत है। इसमें ऐसा क्या है जिससे कि हम जो है यहाँ पर थियरी जो है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं।
देखिए पहली चीज ये है कि यहाँ पर विकृति ऊर्जा सिद्धांत मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात हो रही है। तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है इसका पर यूनिट वॉल्यूम, तो इकाई आयतन की अधिकतम विकृति ऊर्जा। अब ये अधिकतम विकृति ऊर्जा तो ये वही वाली बात हो गई ना, हम लोग प्रूफ रेजिलेंस पढ़ा करते थे, अधिकतम रेजिलेंस मतलब मैक्सिमम रेजिलेंस की बात करते थे, ये वही चीज तो हो रही है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में हम लोग करेंगे क्या, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम की मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को हम बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे किसके, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, जबकि हमारा मैक्सिमम पर जो है रीच कर रहा हो, या फिर जो है यील्ड पर रीच कर रहा हो, या फिर जो है पराभव पर, या फिर लिमिटिंग स्ट्रेन एनर्जी की बात करें उसके बराबर हो जाए तो जो है हमारा पार्ट फेल हो जाएगा। थोड़ी सी बात और आगे समझेंगे, पहले देखते हैं अधिकतम विकृति ऊर्जा जो है वो इकाई आयतन की अधिकतम विकृति ऊर्जा अगर जो है लिमिटिंग मतलब जो है सीमा में जो है या फिर यील्ड पॉइंट पर जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी है उस स्ट्रेन एनर्जी के या फिर विकृति ऊर्जा के अगर बराबर हो जाती है तो हमारा पार्ट फेल कर जाएगा, ये हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस थियरी के अनुसार फेलियर अकर्स मतलब जो है हमारा फेलियर होता है, असफलता होती है एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, किसके, मेंबर के किसी पॉइंट पर होती है। देन व्हेन, कब होती है, व्हेन द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर यहां पर कहें मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रीचेज द मतलब पहुंचते, रीचेज द मतलब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम वाला है वो कहां पहुंच जाए, द लिमिटिंग स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि लिमिटिंग स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तक पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा किसमें, और ये कब पहुंचे, ये टेंशन टेस्ट के दौरान पहुंच जाए। तो अगर टेंशन टेस्ट करें और जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो जो है लिमिटिंग स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर पहुंच जाए तो हम कहेंगे कि भैया ऐसा है, ये पार्ट हमारा फेल हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये चीज हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसको एक बार हिंदी में देखेंगे फिर डिटेल में समझेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत क्या कहता है, किसी बिंदु पर कोई अंग तब असफल होता है, कोई बिंदु है उस पर कोई अंग जो है तब असफल हो जाएगा जब प्रति इकाई आयतन की विकृति ऊर्जा जो है पर यूनिट वॉल्यूम की जो स्ट्रेन एनर्जी है या फिर यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो वो जो है उसका मान तनाव परीक्षण में, टेंसाइल टेस्ट में क्या हो जाएगा, प्रति इकाई आयतन की विकृति ऊर्जा की सीमा तक पहुंच जाए। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्ट फेल करना है तो उसकी एक कोई लिमिट होगी कि यहां पर ये फेल हो जाएगा। तो जब भी हम कोई डक्टाइल मटेरियल लेते हैं, मतलब जो है भंगुर पदार्थ लें या फिर जो है तन्य पदार्थ लें, मतलब ब्रिटल मटेरियल लें या फिर डक्टाइल मटेरियल लें, तो अगर उसकी हम लिमिटिंग वैल्यू देखें तो डक्टाइल मटेरियल की लिमिटिंग वैल्यू हमेशा यील्ड पॉइंट होती है, मतलब पराभव बिंदु होता है। और अगर हम जो है भंगुर मतलब ब्रिटल मटेरियल लें तो उसकी जो है जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक होती है, मतलब ये है मैक्सिमम जो है हमारा जो स्ट्रेस होती है, ये हमारा अंतिम प्रतिबल होता है वहां तक होती है। तो इन दोनों ही स्थिति में अगर हम देखें तो जो अगर वहां तक जो हमारी विकृति ऊर्जा अगर पहुंच जाती है तो हमारा पार्ट फेल हो जाएगा, यही जो है इसमें हम समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रेन है मतलब विकृति की बात हो रही है तो विकृति ऊर्जा जो है हमेशा जो है प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, मतलब जो है जो हमारी इलास्टिक जो है, इलास्टिक लिमिट है वहीं तक जो है स्ट्रेन एनर्जी रहती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कहां तक रहेगी, इलास्टिक जो है लिमिट तक होगी, मतलब प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही होगी। और हमें पता भी है प्रत्यास्थ सीमा या फिर इलास्टिक लिमिट के अंदर जो भी मैक्सिमम ऊर्जा जो है या फिर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो जितनी भी जो है स्टोर होती है या संचित होती है उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी या फिर प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अगर हम उससे बाहर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट फेल कर जाएगा, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, तो थियरी भी कह रही है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा जाएंगे तो लिमिटिंग वैल्यू से जब लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचेंगे तो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो सीधा सा सीधा बात पता लग गई कि अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर मोस्टली जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, तन्य पदार्थों के लिए बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो है हम तन्य पदार्थों के बारे में यही थियरी
ये थियरी है जो है उन पदार्थों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो डक्टाइल है, मतलब तन्य है। तो यहां पर एक चीज तो यहां पे क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात, तो अगर वो जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो कि लिमिटिंग वैल्यू को हम यील्ड पॉइंट ले लेते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये यील्ड पॉइंट जो है हमारा, या फिर अपर यील्ड पॉइंट, उच्च पराभव बिंदु जो है, वो प्रत्यास्थता सीमा से ऊपर होता है। तो वो प्रत्यास्थता सीमा से ऊपर यील्ड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यील्ड पॉइंट तक, मतलब लिमिटिंग वैल्यू तक अगर हमारा स्ट्रेन एनर्जी जो है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पहुंचता है, तो हमारा पार्ट फेल कर जाएगा। यही यहां पर बात की गई है। तो इसमें क्या क्या समझेंगे, तो यहां पर अगर मान लेते हैं U1, कैपिटल U1 जो है हमारा, U1 जो है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है, और हमारा U2 जो है वो लिमिटिंग स्ट्रेन एनर्जी है, मतलब जो हमारी इकाई आयतन की विकृति ऊर्जा की सीमा है, वो जो है, इन दोनों के को अगर हम बराबर कर देंगे तो पार्ट हमारा फेल हो जाएगा। यहीं पर देखेंगे पहले। तो इन बाई एक्सियल सिस्टम, द्विअक्षीय सिस्टम में अगर बाई एक्सियल सिस्टम लेंगे तो सिग्मा जो है सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा मतलब 3 आएगा तब जब ट्राई एक्सियल होगा। तो फिलहाल यहां पर हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यह इक्वेशन दे रखी है, ये हमारा फॉर्मूला है, किसका है, स्ट्रेन एनर्जी का। अब स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U1 इक्वल्स टू 1/2E, और ब्रैकेट यहां पे पूरा का पूरा यहां पे सिग्मा T1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा T2 का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 T1 इंटू सिग्मा T2 अपॉन यहां पर m आ गया, मतलब यहां पे 1/m है, इसका मतलब है पाइजन अनुपात है। तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला पुराना हमने पढ़ा भी था कि अगर स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू करेंगे तो 1/2 इंटू जो है सिग्मा, मतलब स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम आएगा। अब यहां तो कहीं वॉल्यूम दिख नहीं रहा, आयतन कहीं दिख नहीं रहा। तो हम ये बता दें, ये जो U1 है, ये U1 जो है, जो स्ट्रेन एनर्जी है, वो पर यूनिट वॉल्यूम में ली गई है। तो U1 यहां पर यूनिट वॉल्यूम में स्ट्रेन एनर्जी है, मतलब विकृति ऊर्जा इकाई आयतन की है। तो ये इकाई आयतन का, इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम नहीं आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, U1 इक्वल्स टू 1/2E ब्रैकेट में T1 सिग्मा T1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा T2 का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा T1 इंटू सिग्मा T2 अपॉन m। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहां पर सिग्मा T1 और सिग्मा T2 क्या है, ये हमारा मैक्सिमम जो है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। तो सिग्मा T1 जो है हमारा टेंसाइल में मैक्सिमम जो है स्ट्रेस है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और ये हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा T2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया। अच्छा, ऐसे ही जो है हमारा लिमिटिंग वैल्यू के लिए आएगा। तो अगर हमारा जो है यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेन एनर्जी, यील्ड पॉइंट तक जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी, उसका फॉर्मूला ये रहा, तो U2 ले लिया। अब यहां पर ये जो हमारा जो है सिद्धांत, ये क्या कहता है, U1 जो U2 के बराबर हो जाएगा तो पार्ट हमारा फेल हो जाएगा। सही तो ना, यही तो हमारा समझ में आ रहा है यहाँ पे बात। तो यहाँ पर U2 क्या है, U2 जो है, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी है, मतलब विकृति ऊर्जा की जो हमारी सीमा है, उस पर जो है उसकी बात कर रहे हैं। U2 ये भी हमारा इकाई आयतन की है, तो यहां पर भी वॉल्यूम नजर नहीं आएगा। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, ये देखिए यहां पर 1/2E ब्रैकेट में सिग्मा YT अपॉन FS का होल स्क्वायर। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जहां जहां ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम फेल नहीं होने दे रहे हैं, हम जस्ट बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमने बराबर किया, इसका मतलब है ये बस इस पे के बाद फेल ही होना है। तो इसीलिए जो है हमने यहां पर लिखा हुआ था, या फिर थ्योरी में बताया हुआ है, हर एक थ्योरी में हम इस बात को बात कर रहे हैं कि जैसे ही वहां तक रीच करेगा, पहुंचेगा, तो जो है हमारा पार्ट फेल हो जाएगा। तो अभी पहुंच रहा है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलरेडी ले रखा है, इसलिए यहां तक तो फेल नहीं, इसके बाद जस्ट फेल हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां पर यह है सिग्मा YT ली गई है। सिग्मा YT का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस, प्रतिबल। तो अगर हम यील्ड पॉइंट पर प्रतिबल ले रहे हैं, इसका मतलब U2 जो है, जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जो कि लिमिटिंग स्ट्रेन एनर्जी की बात हो रही है, वो जो है कहां पर, यील्ड पॉइंट तक है। ये इस तरह से फॉर्मूले में हम समझ में, दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों को अगर बराबर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए। तो क्या है, सिग्मा T1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा T2 का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा T1 इंटू सिग्मा T2 अपॉन m। यहाँ पे 1/m की जगह पे यहाँ पे म्यू भी ले सकते हैं, तो कई जगह म्यू दिया होगा, वो भी बात एक ही है। पाइजन अनुपात को 1/m में या फिर म्यू के से जो है यहाँ पे शो करते हैं, तो 1/m यहाँ पर लिया गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा YT अपॉन FS का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला
बन जाएगा किसके लिए, मैक्सिमम जो है स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में। ठीक है, अच्छा लिखिए यहां पे इट इज यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल। ऐसा तो हम समझ चुके हैं कि डक्टाइल मटेरियल होगा मतलब तन्य पदार्थ होगा, तभी उसके अंदर जो है विकृति ऊर्जा का मतलब वहां पे संचित होगी, जो एनर्जी जो स्ट्रेन के कारण जो एनर्जी आएगी। तो इसलिए यहां पर ये हम कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल के लिए, तन्य पदार्थों के लिए उपयोगी होगा। तो क्लियर हो गया ना, तो तन्य पदार्थ है तो उसके लिए जो है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी यूज होगी। तो इस स्ट्रेन एनर्जी में क्लियर समझ में आया कि जो स्ट्रेन एनर्जी है जो मैक्सिमम है उसका जो वैल्यू है यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हो रही है उसके जो है बराबर होगी, तो हमारा पार्ट फेल कर जाएगा। यही इस थ्योरी का मेन जो है यहाँ आउटकम है। ठीक है, चलिए तो ये जो है हमें समझ आ गया। इन फॉर्मूलों को यूज कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें जो है जब भी हमसे बोला जाएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का यूज करते हुए यहां से जो है ये वैल्यू निकालिए, तो बस ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। डेटा हैंडबुक में भी ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो वहां से भी आप देख के उस क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में से कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। अब नेक्स्ट जो है थ्योरी ऑफ फेलियर कौन सा है, वो है हमारा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसे जो है हम क्या बोलते हैं, हैंकी एंड वॉन माइसेस थ्योरी भी बोलते हैं। तो हैंकी एंड या और वॉन माइसेस थ्योरी सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें देखते क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर अकर्स एट अ पॉइंट। इस थ्योरी के अनुसार किसी पॉइंट पर जो फेलियर होता है या किसी मेंबर के किसी पॉइंट पर जो है हमारा फेल होता है, कोई भी पार्ट कोई पॉइंट फेल होता है, तो क्या होता है, व्हेन कब फेल होगा, डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी, डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी, या फिर जो है इसे हम शियर स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं। देखो, शेयर स्ट्रेन एनर्जी बोल दो या फिर डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी बोल दो, तो ये इसकी जो वैल्यू है ये वो भी पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में रीचेज द लिमिटिंग डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि उसकी वैल्यू है वो लिमिटिंग डिस्टॉर्शन जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तक अगर पहुंच जाए तो जो है हमारा पार्ट फेल कर जाएगा। और वो भी कब, इन टेंशन टेस्ट। अच्छा, टेंशन टेस्ट हो रहा हो उसमें जो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी है या फिर जिसे शियर स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं, वो जो स्ट्रेन एनर्जी है वो उसकी वैल्यू जो है वो डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तक अगर पहुंच जाती है तो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यही छोटी सी बात यहां पे भी कह दी गई है। अच्छा ठीक है, तो आगे देखते हैं हिंदी में। या इस सिद्धांत के अनुसार एक बिंदु पर एक अंग तब असफल होता है जब विरूपण विकृति ऊर्जा का मतलब डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी, या फिर इसे कर्तन विकृति ऊर्जा भी कहते हैं। तो कर्तन विकृति ऊर्जा का मान जो है प्रति इकाई आयतन में सीमित विरूपण विकृति ऊर्जा या प्रति इकाई आयतन तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये भी वैसा ही है जैसा कि हम जो है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में पढ़ रहे थे कि भाई स्ट्रेन एनर्जी जो है उसका जो वैल्यू है, यहाँ पर डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी है या फिर शियर स्ट्रेन एनर्जी बोल देते हैं। तो शियर स्ट्रेन एनर्जी का जो वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाए तो हमारा पार्ट फेल हो जाएगा। यहां पर वो भी बात की गई है। ठीक है, देखते हैं सिग्मा T1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 सिग्मा T1 इंटू सिग्मा T2 इक्वल्स टू ये जो सिग्मा YT अपॉन FS के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां पर जो है क्या नहीं लिया गया, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यहां पे 1/m नहीं लिया गया है, पॉइजन रेशियो नहीं लिया गया, बाकी तो सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास किस लिए उपयोग की हुई, दिस थ्योरी इज यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल्स मोस्टली। तो मोस्टली क्या है, डक्टाइल मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर अधिकतर यह सिद्धांत तन्य पदार्थों के लिए उपयोग होता है। और क्या बता सकते हैं इसमें, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो है वो उसमें जो है शियर स्ट्रेन एनर्जी या फिर डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा यहां पर बात हो गई मैक्सिमम डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी की या फिर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी। अच्छा, डिस्टॉर्शन मतलब जो है विरूपण बदलाव, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा स्ट्रेन एनर्जी, उसमें एनर्जी की बात हो रही है, कौन सी, विकृति के कारण। तो विकृति और बदलाव में अंतर क्या है, तो यहां पर टोटल की बात कर रहे हैं, यहां पर केवल स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो टोटल यहां पे डिस्टॉर्शन जो हो रहा है उसमें जो एनर्जी जो है यूज हो रही है, जो एनर्जी यहां पे आ रही है वो पर यूनिट वॉल्यूम में जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है उसकी, अगर लिमिटिंग वैल्यू किसकी, डिस्टॉर्शन एनर्जी की, उसके बराबर हो जाएगा तो पार्ट फेल हो जाएगा। और ये हम मान के चलते हैं कि पार्ट हमारा यील्ड पॉइंट पर जाके फेल हो जाना है। तो उससे पहले जो है हमारा, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं या बराबर पहुंच जाते हैं तो उस कंडीशन में पार्ट हमारा फेल हो जाएगा। पार्ट को फेल होने से बचाने के लिए क्या करेंगे,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यही जो है हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास पांचों जो है थियरी ऑफ फेलियर हो गए। अब इन पांचों थियरी ऑफ फेलियर को इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के तौर। अच्छा, एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएगा वो पांचों का एक साथ नहीं आएगा, उसमें कुछ पार्ट करके आएंगे। मतलब दो थियरी ऑफ फेलियर दे दिए कि इन थियरी ऑफ फेलियर का यूज करते हुए हमें इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है। इस तरह का न्यूमेरिकल रहने वाला है। तो हमें जो भी हमें दिया गया होगा उसके माध्यम से निकाल लेंगे। तो क्या क्या यूज होंगे, इनके फार्मूलाज यूज होंगे। अच्छा, एक चीज और बताएं, इफ फार्मूला तो यूज होंगे, तो जैसे सिग्मा T1 का वैल्यू है, अब सिग्मा T1 का वैल्यू निकालने के लिए अलग फार्मूला आने वाला है, सिग्मा T2 का वैल्यू फार्मूला निकालने के लिए अलग जो है फार्मूला हम इस्तेमाल करते रहे हैं, जो उनके फार्मूले। तो यहाँ पर टोटल फार्मूलाज जो है वो सारे के सारे डेटा हैंडबुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद जो हम न्यूमेरिकल करेंगे इसी के ऊपर, थियरी ऑफ फेलियर के ऊपर, तो उसमें जो है हम चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन अंडर टेंसाइल लोड एंड कंप्रेसिव लोड एंड जो है टॉर्सनल लोड। मतलब इन तीन तरह के जो लोड हैं, पहला है हमारा टेंसाइल लोड, दूसरा है कंप्रेसिव लोड, तीसरा है हमारा टॉर्सनल लोड। मतलब सीधी सी बात यह है, तनाव भार की बात हो रही है, संपीड़न भारों की बात हो रही है, और तीसरा जो है मरोड़ भारों की बात हो रही है। उनके अंतर्गत या उनके तहत जो है हमारा डिजाइन करना है। तो डिजाइन अगर हम इन माध्यम से करेंगे, मतलब जो इन भारों को अगर देखते हुए करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम तनाव भार की बात करें, तो कोई भी बार हमारे पास, कोई भी छड़ है उसके ऊपर तनाव भार लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। देखो, डिजाइन करना बहुत आसान है इस मामले में, कि अगर हमारे पास कोई भी बार के ऊपर हमारा जो कोई खिंचाव बल लगा हुआ है, या फिर तनाव बल लगा हुआ है, या टेंसाइल लोड लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है क्या होगा, विकृति आएगी, मतलब उसके अंदर कुछ स्ट्रेन आएगा। हमें बस इसमें डिजाइन करके हमें यह पता लग जाए कितना जो है इसमें जो है हमारा लंबाई में परिवर्तन होगा, चेंज इन लेंथ कितना होगा। तो अगर हम ये ज्ञात कर ले तो हमारा डिजाइन हो जाएगा। ऐसे ही कंप्रेसिव कंडीशन में, मतलब संपीड़न भार की बात करें, तो उसमें क्या है, अगर हम कोई ऐसा लोड लगाए जिससे कि जो है उस बार के ऊपर, उस छड़ के ऊपर हमारा जो है दबाव बल लगे या फिर संपीड़न बल लगे, तो उसके अंतर्गत क्या है, डिजाइन करना होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सेम कंडीशन आएगी कि जो लंबाई में परिवर्तन है वो हमें निकालना है, ठीक है। अब लंबाई में परिवर्तन निकालने के लिए सीधी सी बात है, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हमें पता है हुक का नियम क्या होता है, हुक्स लॉ। उसमें क्या है कि जो है स्ट्रेस इक्वल्स टू जो है हमारा स्ट्रेन इनटू जो है हमारा यंग मॉडुलस। मतलब सीधी सी बात है, जो प्रतिबल है वो हमारा जो है यंग मापांक और जो है विकृति के मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणनफल के बराबर होता है। तो वहां से हम क्या करेंगे, एक तो विकृति से हमें लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, मतलब डेल एल अपॉन स्मॉल जो एल है वो मिल जाएगा, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन जो है जो ओरिजिनल लेंथ है, मतलब इनिशियल लेंथ है वो मिल जाएगी। और हमारा फोर्स जो है वो हमें मिलेगा स्ट्रेस से। तो यहां से जो है हम यहां पर इसका डिजाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम जो डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन अंडर टेंसाइल लोड, मतलब टेंसाइल लोड के माध्यम से जो भी हमारा उसके अंतर्गत है और डिजाइन हम करेंगे। मतलब सीधा सा बात है, तनाव भारों के तहत अभिकल्पन हमें सबसे पहले करना है। तो इस कंडीशन में क्या है, देखिए ये हमारे पास कोई बार है, इस बार के ऊपर हमने क्या किया, एक लोड लगाया लोड हमने एफ लगाया। तो इधर भी हमारा लोड एफ लगा हुआ है, तो इसको क्या है, टेंसाइल लोड हो गया। ये हमारा कैसा है, तनाव भार हो गया, टेंसाइल लोड या फिर तनाव भार बोल सकते हैं इसको। एफ वैल्यू का, एफ मान का हमने जो है तनाव भार लगा दिया। अब तनाव भार लगाया तो क्या है, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, लेंथ जो है हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। तो चेंज इन लेंथ हमारा डेल एल आ गया। पहली लंबाई जो है हमारी एल थी, तो सीधी सी बात है एल लेंथ ऑफ रॉड है, रॉड की लंबाई है, और दूसरा है डेल एल। डेल एल क्या है हमारा, चेंज इन लेंथ है, मतलब लंबाई में परिवर्तन है। डेल एल बोल दीजिए, डेल्टा एल बोल दीजिए, ये हमारा लंबाई में परिवर्तन हो गया, चेंज इन लेंथ हो गई। तो यहां पर बस ये चीज दिखाई दे रही है कि हम अगर डेल एल निकाल लें, कितनी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, उसी से जो है हम डिजाइन कर सकते हैं अगर टेंसाइल लोड लगा है तो, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं, एज वी नो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस जो है, मतलब तनाव प्रतिबल जो है, जिसको हम सिग्मा टी से जानते हैं, तनाव प्रतिबल जो है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया या फिर लोड अपॉन एरिया या फिर टेंसाइल लोड अपॉन एरिया, मतलब एफ अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। या फिर जो है हम इसको हिंदी में बोले तो तनाव बल अपॉन क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये क्षेत्रफल, ये जो एरिया है, ये कैसा है, क्रॉस सेक्शन एरिया है,
मतलब अगर रॉड हमारी जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है तो π/4 d स्क्वायर हो जाएगा, अगर रेक्टेंगुलर है तो जो है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर जो है यही जो है सिग्मा टी के बारे में हम जानते हैं कि हमारा जो प्रतिबल है, जो हमारा तनाव प्रतिबल है या फिर बोले टेंसाइल जो स्ट्रेस है, वो हमारा F/A के बराबर हो जाएगा। दूसरा एक और चीज, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के नियम के अनुसार, मतलब हुक के नियम के अनुसार क्या पता है हमें, जो स्ट्रेस है सिग्मा टी है, जो टेंसाइल स्ट्रेस है, वो हमारा जो है यंग मॉडुलस और स्ट्रेन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब जो है ई यहाँ पे क्या है, यंग मॉडुलस है, मतलब यंग मापांक, और जो है स्मॉल ई क्या है, ये हमारा स्ट्रेन है, मतलब विकृति है। तो ये सीधी सी बात है, विकृति जो है प्रतिबल के समानुपाती होती है, मतलब जो स्ट्रेन है इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस उपजेगा ना, जब भी हम खींचेंगे तो तनाव जो है प्रतिबल उत्पन्न होगा, और यहाँ पर ई इंटू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, ये जो है हमारा फॉर्मूला हमें हुक के लॉ से मिलता है, सबको पता है इसके बारे में। तो यहाँ पर सिग्मा टी की जगह पे F/A लिख सकते हैं, और इस कैपिटल ई तो यंग मॉडुलस है ही है पदार्थ का, जो मटेरियल है उसका, और डेल्टा L/L ये हमारा जो है स्ट्रेन हो जाएगा, मतलब जो स्मॉल ई है वो डेल्टा L/L के बराबर होगा, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर ये बोले कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, सीधी सी बात है। तो ये जो है यहां से मिल जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे डेल्टा L की वैल्यू निकाल लें, डेल L की वैल्यू निकाल लें, मतलब चेंज इन लेंथ निकाल लें, मतलब लंबाई में परिवर्तन निकाल लें, तो हमारा ये जो पार्ट है डिजाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल L इक्वल्स टू FL/AE ये फॉर्मूला में मिल जाएगा, पहले भी हमने कई बार किया हुआ है, अगर हमने जो है मॉस में देख लिया हो तो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में ये प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल किए जाते थे। तो यहां से हम जो है डिजाइन कर सकते हैं, हमारा जो है टेंसाइल लोड के अंतर्गत हमारे जो पार्ट है उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आएगा, यही जो है हमें यहाँ पे देखना था। लेकिन अगर हम यहीं पे हम जो है देखें कि अगर हमारा कंप्रेसिव लोड है, तो मतलब डिजाइन अंडर कंप्रेसिव लोड्स, मतलब संपीड़न भारों के तहत अभिकल्पन करना हो तब, तो हमें जो है इसी बार के ऊपर, ऐसे ही बार के ऊपर हमने क्या लगाया, कोई कंप्रेसिव लोड लगा दिया। F क्या है यहाँ पर, कंप्रेसिव लोड है, मतलब जो है संपीड़न भार लगा हुआ है। तो संपीड़न भार इसको क्या करेगा, दबाएगा, तो लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा ना। तो चेंज इन लेंथ यहाँ पे डेल्टा L, यहां भी मान लिया कि चेंज इन लेंथ कितनी है, डेल्टा L है, मतलब लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L है। अब ये लंबाई में परिवर्तन तो हमारी कमी हुई लंबाई में, तो लंबाई में कमी, यहां पर हम परिवर्तन ले रहे हैं, इसका मतलब है कमी भी हो सकती है या फिर बढ़ भी सकता है। तो डेल्टा L हमारे चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन हो गया, और पहले लंबाई हमने L मानी थी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इस कंडीशन में भी हमारा यही फॉर्मूला वैलिड रहेगा, डेल L इक्वल्स टू FL/AE। बस यहां पर जो स्ट्रेस आएगा वो हमारा सिग्मा जो है C आएगा, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो बस यहां पर केवल इतना ही अंतर होगा, बाकी सब कुछ सही है। मतलब चेंज इन लेंथ, लंबाई में जो परिवर्तन है वो डेल L इक्वल्स टू FL/AE, यही फॉर्मूला लगेगा। मतलब F क्या है, F हमारा यहाँ पे कंप्रेसिव लोड है, मतलब संपीड़न भार है। कई बार लोग यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जो है डेल L अपने आप में जो है चेंज इन लेंथ है, लंबाई में परिवर्तन है, तो उसमें चाहे बढ़े चाहे घटे तो बात तो परिवर्तन की ही हो रही है ना। तो इसीलिए फॉर्मूले में FL/AE आएगा। तो डिजाइन अंडर कंप्रेसिव लोड में डायग्राम जो है यहाँ की जगह ये वाला बन जाएगा, बाकी जो सिग्मा टी की जगह हो जाएगा सिग्मा सी, बाकी सेम फॉर्मूला जो है यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा, यही हमारा बन जाएगा। तो यहां पर भी हम जो है चेंज इन लेंथ निकालेंगे, तो इसका मतलब है डिजाइन हो गया हमारा जो है हमारा कंप्रेसिव लोड के अंतर्गत। तो यही दोनों भागों में यहाँ पर डिजाइन अंडर टेंसाइल लोड, मतलब तनाव भारों की कंडीशन में, या फिर जो है संपीड़न भारों की कंडीशन में हमारा जो है पार्ट का डिजाइन हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखेंगे हम तीसरा जो पार्ट है हमारा वो है टॉर्सनल लोड, मतलब सीधी सी बात है डिजाइन अंडर टॉर्सनल लोड, मतलब मरोड़ भारों के तहत अभिकल्पन करना है। अब मरोड़ भार कैसे होते हैं कि अगर हमारे पास कोई शाफ्ट है, कोई बार है, उस पर हम क्या करें, कोई ऐसा जो है मरोड़ लगा दें। मरोड़ का मतलब कोई ऐसा लोड लगा दें, ऐसा कपल लगा दें, या फिर जो है एक जो है इस तरह से कपल लगा दें जिससे कि जो है हमारा पार्ट के अंदर मरोड़ गुण पैदा हो जाए, मतलब टॉर्सनल मूवमेंट आ जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे पार्ट को डिजाइन करेंगे। तो हमारे पास यहां पर डिजाइन करने के लिए एक चीज है, या तो हम स्ट्रेस निकाल लें, मतलब जो प्रतिबल निकालें, कौन सा प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल निकालें, ये मतलब शियर स्ट्रेस निकाल लें, टाउ का वैल्यू निकाल लें, तो वो चीज है यहां से डिजाइन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर हमें जो है यहाँ पे शाफ्ट का जो है डायमीटर, जो व्यास है वो अगर निकाल लें,
तो जो है यहाँ पे हमारा पार्ट डिजाइन हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई भी हमारा टॉर्सनल लोड लगा हुआ है, कोई हमारा मरोड़ भार लगा हुआ है, एफ यहाँ पर टॉर्सनल लोड है या फिर जो है यहाँ पर कपल बोल सकते हैं, दोनों तरफ लगा होता है इसलिए, तो इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो हमारा टॉर्सनल लोड लगा हुआ है इसकी वजह से जो है हमारा जो है पार्ट के अंदर जो है मरोड़ घूर्ण पैदा हो जाएगा, टॉर्सनल मूवमेंट आ जाएगा। तो अब यहां पर हमें डायमीटर, अगर हमें शाफ्ट का व्यास पता लग जाए, डायमीटर डी पता लग जाए, तो जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो पार्ट है डिजाइन हो गया। सही है ना। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे है क्या। तो अकॉर्डिंग टू टॉर्सनल इक्वेशन, अब इस कंडीशन में हमें एक मरोड़ समीकरण चाहिए, तो हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू टॉर्सनल इक्वेशन, मतलब मरोड़ समीकरण के अनुसार। क्या है टॉर्सनल इक्वेशन? T अपॉन जे इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा ओवर एल। मतलब ये जो है हमारा मरोड़ समीकरण है, और इसके अंदर क्या है? T क्या है? हमारा टॉर्सनल मूवमेंट है, मतलब मरोड़ घूर्ण है। तो T हमारा टॉर्सनल मूवमेंट हो गया। J क्या है? हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ध्रुवीय जड़ता घूर्ण। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ध्रुवीय जड़ता घूर्ण, ये हमें यहां से मिल जाएगा। उसके अलावा टाउ क्या है? ये हमारा जो है शियर स्ट्रेस है। तो टाउ हमारा कर्तन प्रतिबल है, इसको लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। टाउ क्या है? हमारा कर्तन प्रतिबल है, मतलब शियर स्ट्रेस है। उसके अलावा यहाँ पे आर दिया हुआ है, ये क्या है? हमारा त्रिज्या होगी, हमारा रेडियस हो गया। इस वाली जो है, जो हमारा जो शाफ्ट है उसकी जो है रेडियस मतलब त्रिज्या। और यहाँ पर जी क्या है? जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर दृढ़ता मापांक, ये पदार्थ का होता है। जी, ई, म्यू ये सब जो है पदार्थ के होते हैं। तो यहाँ पे जी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, या फिर इसे शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। हिंदी में बोले तो कर्तन मापांक बोलेंगे जो है, या फिर हम दृढ़ता मापांक बोल देंगे। तो ये जो है इसके हिंदी में नाम है। उसके अलावा थीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। अगर हम इसको ऐसे मरोड़ेंगे तो यहां पर जो कोण बनेगा उसी को जो है थीटा मरोड़ कोण बोलेंगे। हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो एंगल ऑफ ट्विस्ट, मरोड़ कोण हमारा थीटा हो जाएगा। बाकी एल क्या है? लंबाई है, जो भी हमारी शाफ्ट की लंबाई हमने ली है। यहां पर शाफ्ट को एक तरफ हमने फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ से हमने जो है यहाँ पर एक जो है फोर्स लगाया या कपल लगाया, और यही जो है हमारा जो लोड है, ये फोर्स है, यही हमारा टॉर्सनल लोड है, यही हमारा जो है मरोड़ भार है। तो सीधी सी बात यहां पर ये हो गई। अब यहां पर निकालना कैसे? हमें या तो टाउ का वैल्यू निकालें तो सीधे सीधे यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जे का वैल्यू पता करना पड़ेगा। जे क्या है? तो फॉर शाफ्ट, अगर कोई शाफ्ट है तो उस कंडीशन में, और शाफ्ट कैसी? सर्कुलर शाफ्ट है, तो मतलब शाफ्ट के लिए हमारा जे का वैल्यू जो है, मतलब जो है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर बोले ध्रुवीय जड़ता गुण, वो क्या है? वो पाई डी की पावर 4/32 होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, हमें किसी शाफ्ट के लिए पता होना चाहिए कि जे का वैल्यू जो है पाई डी की पावर 4/32 होना है। अच्छा, और दूसरा यहाँ पर रेडियस कितना होगा? वो हमारा जो है व्यास का आधा, मतलब d/2, जो डायमीटर है उसका आधा होता है। तो इन दोनों चीजों को उठा के यहां रख सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहां वैल्यू पुट की तो हमें टाउ का वैल्यू निकल गया, मतलब जो शियर स्ट्रेस है वो हमें पता लग गई। तो जब भी कोई शियर स्ट्रेस पता लग जाती है तो उसकी वैल्यू को हम जो है, जो हमारी मेन वैल्यू है जो मटेरियल के लिए है, उससे अगर कंपैरिजन करें तो भी हम यहाँ पे जो है पता लगा सकते हैं कि हमारा पार्ट फेल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से जो है हम टॉर्सनल लोड के लिए डिजाइन कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, या तो हम यहां से डी का वैल्यू निकालें, तो हम यहां से डाया ऑफ व्यास, मतलब शाफ्ट जो है, मतलब व्यास जो है शाफ्ट का, वो निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि शाफ्ट का जो डायमीटर निकाल सकते हैं, उसको भी जो है हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? अगला वाला पार्ट यहाँ पे, पहले हमने ये वाला भाग ले लिया, ये दोनों इक्वेशन ले ली, या फिर बाद में हमने ये दोनों इक्वेशन ले ली। जब ये दोनों इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे टाउ आर ओवर जी, तो जी थीटा ओवर एल, ये हमारा जो है इक्वेशन से हम यहाँ पर आर की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारा d/2 के बराबर होगा, और यहां से d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मतलब व्यास निकल आया, डायमीटर निकल के आ गया, और इस डायमीटर के माध्यम से यहां पर एक डायमीटर निकला और यहां पे एक डायमीटर निकला, दोनों माध्यम से निकला, जो भी ज्यादा हो उसको यूज कर लीजिए। वैसे हमने लिखा भी है, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डाया ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट का जो डाया है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं बोथ वैल्यू को, दोनों वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, शाफ्ट के व्यास का मान ज्ञात करके उनकी तुलना की जा सकती है। तो उनकी तुलना करेंगे, जो भी ज्यादा होगा उसको हमें यूज करना है। डिजाइन तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब हम टॉर्सनल लोड लगाएंगे किसी भी शाफ्ट के ऊपर, तो टॉर्सनल लोड लगाने की वजह से उस शाफ्ट में जो है, उसके जो है व्यास में जो है, उसका जो है कितना डायमीटर रखा जाए, उस कितने डायमीटर की शाफ्ट रखी जाए कि वो जो उतना स्ट्रेस जो है
वो सहन कर सके, उतना मूवमेंट वो सहन कर सके, तो वो डायमीटर हमें यहां से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो डिजाइन करते समय या तो हम यहाँ पे स्ट्रेस निकाल लें, और ये जो स्ट्रेस है, ये जो हमारा शियर स्ट्रेस है मतलब कर्तन प्रतिबल है, इसका मान भी जो है हम तुलना कर सकते हैं किससे, अगर जो हमने पदार्थ लिया है, मान लीजिए हमने कोई माइल्ड स्टील लिया है, तो हमें उसमें हमें पता है कि इसमें जो है शियर स्ट्रेस का वैल्यू इतना है, तो वो उतना वैल्यू मतलब जो अनुमेय प्रतिबल है, जिसे बोलेंगे परमिसिबल स्ट्रेस है उस पदार्थ के लिए, उसका वैल्यू जो है इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, और जो परमिसिबल स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो जो है टाउ की वैल्यू से जो है ज्यादा होनी चाहिए, ये वैल्यू कम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है पदार्थ सेफ है, मतलब जो हमारा ये इतना लोड लग रहा है इसके अंतर्गत जो है हमारा शाफ्ट है वो हमारी सेफ है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, अगर हमारे किसी भी शाफ्ट के ऊपर टॉर्सनल लोड लगे हो, और या फिर जो है हमारा टेंसाइल लोड लगे हो, या फिर कंप्रेसिव लोड लगे हो, तो इनको अलग अलग तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये टॉपिक हमारा जिसके अंतर्गत क्या है, डिजाइन अंडर टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड टॉर्सनल लोड, ये जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 डिजाइन फेलियर में या फिर अभिकल्पन की असफलता में हमारा ये पहला न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल में एक्चुअल में किस चीज के लिए दिया गया है, ये न्यूमेरिकल एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग असफलता जो है ना, हमारी थियोरी ऑफ फेलियर जो है उसके बारे में जो है यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी जो भी थियोरी ऑफ फेलियर्स थी, मतलब 5 तरह की थियोरी ऑफ फेलियर थी, उन पांचों थियोरी ऑफ फेलियर का इस्तेमाल करके, मतलब जो है जो असफलता के सिद्धांत है उनका उपयोग करके इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सभी जो है असफलता के सिद्धांत को हम यहाँ पर 1 बाय 1 उनके कितने फॉर्मूले हैं वो सारी चीजें देखते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या है इंग्लिश में। तो द लोड एंड बोल्ट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सियल पुल, मतलब एक हमारा जो है लोड लगा हुआ है बोल्ट पे, द लोड ऑन अ बोल्ट, तो बोल्ट के ऊपर एक लोड लगा हुआ है, कैसा लोड है, एक्सियल पुल है, मतलब जो है अच्छी तनाव बल लगा हुआ है, कितने न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का। उसके बाद टुगेदर विद, उसी के साथ साथ क्या लगा हुआ है, ए ट्रांसवर्स शियर फोर्स, एक ट्रांसवर्स शियर फोर्स लगा हुआ है, अनुप्रस्थ जो है कर्तन बल लगा हुआ है। ठीक है, कितने का है, 5 किलो न्यूटन का एक कर्तन बल लगा हुआ है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर। अच्छा, बोल्ट का व्यास पता करना है, मतलब ये नॉमिनल डायमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बताऊंगा कि नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, उसकी बात कर रहे हैं। डी डायमीटर निकालना है, डायमीटर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू ऑल थियोरी ऑफ फेलियर। ठीक है, मतलब बोल्ट का डायमीटर पता कर दीजिए, और किसके अकॉर्डिंग है, ऑल थियोरी ऑफ फेलियर, सभी थियोरी ऑफ फेलियर का इस्तेमाल करते हुए बोल्ट के डायमीटर अलग अलग करके बता दीजिए। अच्छा, आपके एग्जाम में ये हो सकता है क्वेश्चन ऐसा है कि 2 थियोरी ऑफ फेलियर उन्होंने नाम दे दिए, उनके माध्यम से बोल्ट का डायमीटर बताइए, या फिर जो है 3 दे दिया, या फिर एक ही थियोरी ऑफ फेलियर के माध्यम से आपको बोल्ट का डायमीटर पूछ लिया जाएगा। यहां पर हमने पूरे 5 थियोरी ऑफ फेलियर हैं, उन सभी के लिए यहां पे ऑल थियोरी ऑफ फेलियर लिख दिया, जिससे कि आपको सभी का अनुमान हो जाए किस तरीके से करना है। तो ऑल थियोरी ऑफ फेलियर क्या लेना है, टेक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहां पर एक चीज और दी हुई है, 2 चीजें दी एक्चुअली में, यहां पे परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है। अब ये परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस किस कंडीशन में, कि जितनी परमिट है, ऐसा जो हमारा हम यील्ड पॉइंट बोला करते थे, मतलब पराभव बिंदु पर प्रतिबल की बात कर रहे थे, मतलब यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस की बात करते थे, तो ये कुछ उस तरीके से परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है कि या तो इलास्टिक पॉइंट पे या फिर यील्ड पॉइंट पे एक स्ट्रेस दिया है, उससे ज्यादा स्ट्रेस हुई तो पार्ट फेल हो जाएगा। तो ये वो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है, तो जो है ये हमारा कितना दिया हुआ है, 10 मेगा पास्कल। ठीक है, ये चीज यहां पे हो गई, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ये हमारी 10 मेगा पास्कल है, वह स्ट्रेस जो है टेंसाइल स्ट्रेस जिसके बियॉन्ड, जिसके आगे जाने पर हमारा पार्ट फेल हो सकता है, तो वो जो है स्ट्रेस यहां पर हमें मिल गई। ठीक है, तो हमारा तनाव प्रतिबल मिल गया। उसके अलावा पॉइजन रेशियो दिया हुआ है 0.3, मतलब यहां पर पॉइजन अनुपात जो है 0.3 दिया हुआ है। अच्छा, पॉइजन अनुपात जो है स्ट्रेन एनर्जी में इस्तेमाल होगा, स्ट्रेन एनर्जी जो थियरी है उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो फिलहाल अभी तो हमारे पास दे दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें दी हुई हैं, हिंदी में एक बार पढ़ लें, उसके बाद देखेंगे क्या क्या गिवन डेटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सबसे पहले देखेंगे एक बोल्ट पर 10 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव बल
तथा 5 किलोन्यूटन का अनुप्रस्थ कर्तन बल लगा है। तो क्या हुआ, 10 किलोन्यूटन का अक्षीय तनाव बल लगा हुआ है और 5 किलोन्यूटन का जो है अनुप्रस्थ कर्तन बल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ही फोर्सेस हैं, ये दोनों ही बल लगे हुए हैं, अलग अलग, एक तनाव में है और एक जो है कर्तन में है। ठीक है, अच्छा, सभी असफलता के सिद्धांतों का उपयोग करके, तो जो सभी असफलताएं हैं, जितनी भी हमारी 5 प्रकार की असफलताएं दे रखी थी, उन 5 तरह की असफलताओं का इस्तेमाल करके आप बोल्ट का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बोल्ट का व्यास ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया हुआ है, अनुमेय तनन प्रतिबल दिया हुआ है, कितना, 100 मेगापास्कल का। तो अनुमेय तनन प्रतिबल कितना हुआ है, 100 मेगापास्कल का, तथा पाइजन अनुपात जो है 0.3 लीजिए। तो ये हो गया हमारा हिंदी में। अब हम क्या क्या गिवन डेटा है ये देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। 3 चीजें दी हुई है मुश्किल से। पहली चीज क्या दिया हुआ है, एक तो हमारा टेंसाइल लोड दिया हुआ है, दूसरा हमारा तनाव बल दिया हुआ है 10 किलोन्यूटन का, दूसरा जो है हमारा शियर लोड दिया हुआ है, मतलब कर्तन बल दिया हुआ है 5 किलोन्यूटन का, और तीसरी चीज जो है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब जो है अनुमेय तनन प्रतिबल जो है वो दिया हुआ है 100 मेगापास्कल। 3 चीजें जो है आप ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे, और एक पाइजन अनुपात जो है वो केवल एक जगह इस्तेमाल होगा। बाकी जो केवल हमारे पास 3 चीजें हैं, और उसी से जो है हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर जो है अलग अलग जो है थियरी ऑफ फेलियर का इस्तेमाल करके आपको डायमीटर ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है बोल्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डेटा में हम क्या करेंगे, देखेंगे गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। तो गिवन डेटा में हम सबसे पहले देखेंगे, एक हमें एफटी दिया हुआ है। अब ये एफटी क्यों लिखा, ये हमारा तनाव बल है, तो एफ टी मतलब टेंसाइल, तो टेंसाइल एफ, एफ मतलब फोर्स और टी मतलब टेंसाइल, तो टेंसाइल फोर्स दिया हुआ है, अच्छे तनाव बल दिया हुआ है, तो वो कितना है हमारा 10 किलोन्यूटन है। और किलो को जो है हमने यहाँ पे 10 पावर 3 लिख लिया, तो 10 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बल कौन सा दिया हुआ है, शियर फोर्स दिया हुआ है, मतलब F का मतलब फोर्स और यहां पे सफिक्स में S लिखा हुआ है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये शियर फोर्स है। बात क्लियर हो गई, तो ये चीज हो गई शियर फोर्स। तो शियर फोर्स मतलब कर्तन बल कितना दिया हुआ है, 5 किलोन्यूटन का, इसको हमने इस तरह से लिख लिया 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। क्लियर हो गया, तो इस तरह से दोनों जो है यहां पर क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं सिग्मा वाईटी, ये भी दिया हुआ है। अब सिग्मा वाईटी क्या है, ये यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस है, या तो आप यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस मान लो, या फिर ये जो है हमारा इलास्टिक पॉइंट पर जो है स्ट्रेस मान लो, मतलब प्रतिबल है जहां पर, जिसके बाद यहां पर बोला गया है अनुमेय प्रतिबल कि भैया इस पॉइंट के बाद हमारा पार्ट फेल हो सकता है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, मान लीजिए यील्ड पॉइंट है। तो वैसे भी हमारी थियरी ऑफ फेलियर में जब भी हम कोई पॉइंट ऐसा लेते हैं जिस पॉइंट के पास जाके हमारा जो है हमारा पार्ट फेल हो सकता है, उस पॉइंट पर पार्ट फेल हो सकता है, तो वो पॉइंट जो है हमारा हमेशा यील्ड पॉइंट मतलब पराभव बिंदु होता था। तो पराभव बिंदु के लिए हम क्या लेते हैं, यहां पर सिग्मा, सिग्मा का मतलब स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है, और वाईटी का मतलब होता है यील्ड पॉइंट। तो यहां पर यील्ड पॉइंट का मतलब पराभव बिंदु, तो यील्ड पॉइंट पर जो है हमारा जो स्ट्रेस होगा उसको सिग्मा वाईटी लिखेंगे, और सिग्मा वाईटी यहां पे कितना दिया हुआ है, 100 मेगापास्कल। अच्छा, मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 होता है, मतलब 100 इंटू 10 पावर 6 ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। क्योंकि हमें जो है यहां पर डायमीटर एमएम में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया और ये हो गया 100 अपॉन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहां पर इसको कन्वर्ट कर लिया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ठीक है, उसके अलावा ये पॉइजन रेशियो है 1 अपॉन एम, मतलब जो है पॉइजन अनुपात 1 अपॉन एम बोलिए या फिर म्यू बोल दीजिए, तो ये अब दिया हुआ है 0.3। तो ये हमारा गिवन डेटा था। इसके अलावा जितना भी हम निकालेंगे वो हम फाइंडिंग होगी हमारी, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। चलिए, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो पहले मोटी मोटी बात हम समझा देते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फोर्स दिए हुए हैं, तो फोर्स में तो हमें कभी भी डायमीटर नहीं मिलता, हमें तो डायमीटर तब मिलता है जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब एरिया निकालते हैं। तो जब हम बोल्ट का एरिया कहां इस्तेमाल होगा, स्ट्रेस निकालेंगे, तो जितने भी हमें फोर्स दिए हुए हैं उससे हम निकाल लेंगे स्ट्रेस। ठीक है, तो एक हमारा क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस निकलेगा, दूसरा हमारा शियर स्ट्रेस निकलेगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस निकालेंगे, शियर स्ट्रेस निकालेंगे, और बाकी देखो डायमीटर हम स्मॉल डी ही लेते हैं। ठीक है, और वो भी एमएम में लेंगे, ये चीज बता देंगे। तो सबसे पहले क्या किया, यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस, यहां पर स्ट्रेस कितना है, सिग्मा 1 बोल दिया यहां पर।
बोल दिया सिग्मा 1, जो भी आपको लेना हो, या फिर सिग्मा ले लीजिए, कुछ तो नोटेशन देने होंगे। तो सिग्मा का मतलब प्रतिबल होता है, इसका मतलब यह है सिग्मा 1 ले लिया। सिग्मा 1 फोर्स अपॉन एरिया हमें पता है, तो फोर्स कौन सा, ये टेंसाइल फोर्स है, तो ये टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया, एरिया यहां पे क्या होगा, अब कोई भी बोल्ट है सर्कुलर बोल्ट ही होगा। सर्कुलर बोल्ट का मतलब जो हमारा सिलेंडर जो है, इसका जो डायमीटर होता है उस हिसाब से उसका जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो π/4d² होता है, मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो π/4d²। तो यहां पर हमने जो है केवल एक काम किया है, यहां पर हमने स्ट्रेस निकाल लिया फोर्स अपॉन एरिया से, और यहां पे फोर्स का वैल्यू रख दिया 10 × 10⁻³ और यहां पर एरिया का वैल्यू π/4d² रख दिया। क्लियर बात हो गई। अच्छा, दूसरा यहां पर शियर स्ट्रेस निकाला, किसके लिए, किससे निकालेंगे, ये हमारा शियर फोर्स से निकालेंगे, कर्तन बल से, तो ये हमारा कर्तन बल हो गया। ठीक है, अब ये कर्तन बल के इस्तेमाल, तो यहां पर हमने टाउ मान लिया, किसको, शियर स्ट्रेस को। अब जनरली आपकी डेटा हैंडबुक में बोला गया है टाउ xy और इसको जो है सिग्मा x बोला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस बुक के हिसाब से अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उस बुक के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है देखते हैं, यहां पर हमने टाउ लिया है, टाउ इक्वल्स टू Fs/A, तो ये हमारा क्या है, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। शियर एरिया कौन सा होगा, शियर एरिया भी वही होगा π/4d²। ठीक है, क्यों होगा ये देख लीजिए। अगर हम देखते हैं बोल्ट के बारे में तो थोड़ा समझते हैं कि बोल्ट कैसा दिखता है। बोल्ट हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखो हमारा जो है इस तरह से, ये हमारा जो है इसका हेड हो गया, इस तरीके से, इस तरीके से ये उसका हेड हो गया, और देखो यहां पर जो है थ्रेड होती हैं, बिल्कुल होती हैं, चूड़ियां कटी होती हैं। अब इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, यही डायमीटर तो जो है हमारा तनाव में आएगा, मतलब अगर इस पर इस तरीके से फोर्स लगे तो ये यही डायमीटर हमारा तनाव में आएगा, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो भी डायमीटर डी के बराबर होगा। ठीक है, तो डी से निकलेगा। और दूसरा, अगर ये जो बोल्ट जो है कटने वाला होगा तो यहां से कर्तन हो रहा होगा, तो इस कंडीशन में भी जो है यहां से कटेगा तो भी जो एरिया आएगा वो डायमीटर डी के हिसाब से आएगा, मतलब यहां पर डायमीटर डी के हिसाब से, मतलब इसका भी एरिया जो है π/4d² होगा, और यहां पर जब तनाव बल लगा होगा तब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है π/4d² होगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में एरिया जो है हमारा सेम रहने वाला है, तो यहां से हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके अलावा अब क्या देखें, अब हमें देखना है कि भाई यहां पर डायमीटर जो है वो हमने mm में लिया है, मिलीमीटर में लिया है, जो व्यास है वो हमने मिलीमीटर में लिया है, तो ये क्लियर हो गया। तो अब यहां पर हमारे पास जो फाइंडिंग निकालनी थी वो निकल गई। अब हम थियरी ऑफ फेलियर के हिसाब से देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू, पहली थियरी ऑफ फेलियर क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी के अकॉर्डिंग या फिर अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत के अनुसार, यहां पर पहला जो है उसके अनुसार जो है हम यहां पर डायमीटर डी का वैल्यू निकालेंगे, मतलब व्यास निकालेंगे। तो ये सिद्धांत होता क्या है, हमने थियरी में पढ़ा हुआ है कि भाई यहां पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो जो है हमारी परमिसिबल जो है हमारी स्ट्रेस के बराबर हो जाए, या फिर उसकी वैल्यू जो है किसकी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की, या फिर अधिकतम मुख्य प्रतिबल की जो वैल्यू है वो कहां तक पहुंच जाए, अनुमेय प्रतिबल तक, या फिर यील्ड पॉइंट तक, पराभव प्रतिबल तक पहुंच जाए, तो जो है हमारी जो पार्ट है, जो हमारा अंग है, जो बोल्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा जो है सिद्धांत भी है, किसका, अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यही है। तो इसमें क्या होगा, अब मुझे यहां पे सिग्मा T1 की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू हमें पता करनी है। अब इसकी वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है, निकालना पड़ेगा। अब ये वैल्यू कहां से आएगी, अच्छा ये वैल्यू तो आएगी भाई कहां से, जब हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये जो हमारा मुख्य प्रतिबल और जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस, ये कंपाउंड स्ट्रेस, वहां पे जो है इसको पढ़ाया जाता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को, तो वहां से ये फॉर्मूला आता है, या फिर डेटा हैंडबुक से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, वहां भी दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला इसका होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, ये जो है क्या है, सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2, उसके बाद प्लस, अगर मैक्सिमम होगा मतलब अधिकतम है तो हमारा यहां पे प्लस होगा, और अगर न्यूनतम होगा तो यहां पर माइनस होगा, बस इतना ही अंतर है। तो देख लेते हैं, अधिकतम मुख्य प्रतिबल या फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा, सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2 + 1/2 अंडर रूट, उसके बाद अंदर जो है क्या होगा, सिग्मा 1 - सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ये किसके बराबर होगा, ये सिग्मा YT के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहां से पता लग गया।
अगर हमें फेल नहीं होने देना है तो क्या करेंगे, हम नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड और कर देंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान दिया नहीं है, सुरक्षा गुणांक का मान दिया नहीं है, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बस इसको यहां से रखेंगे और डायरेक्ट डी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर ये मान के चलिए ये जो YT यहां पे दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी सुरक्षा गुणांक के बारे में बात कर रखे, उतना ही सुरक्षित प्रतिबल दिया हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारे बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखो सिग्मा 2 का मान नहीं दिया हुआ है, ये क्या है हमारा x डायरेक्शन में और ये हमारा y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में प्रतिबल तो दिया ही नहीं है, उन्होंने बोला अक्षीय तनाव बल, तो एक अक्ष में जो है तनाव बल दिया था, उससे हमने जो है प्रतिबल निकाला है सिग्मा 1, और उसी की वैल्यू हमारे पास है। सिग्मा 2 की वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब है सिग्मा 2 क्या है, 0 है। सिग्मा 2 का मान हमारा 0 है, यहां पर हमारा सिग्मा 2 का मान 0 रहेगा। तो यहां पर 0 करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा। इसमें क्या होगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट हो जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है किसके बराबर, सिग्मा YT का मान यहां पे दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, यहां पर सिग्मा YT का मान दिया हुआ था 100, तो उसी के बराबर आपका हो जाएगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, यहां पे हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस सिग्मा 1 की वैल्यू रख दीजिए और टाउ की वैल्यू रख दीजिए। सिग्मा 1 की वैल्यू ये दी हुई है, टाउ की वैल्यू ये दी हुई है, मतलब यहां रखेंगे और यहां से आप जो है इक्वेशन बन जाएगा, लास्ट इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन बनेगी 15365 अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। यहां से आप क्या करेंगे, डी डायमीटर का जो वैल्यू है, व्यास जो है किसका, बोल्ट का व्यास, बोल्ट का डायमीटर यहां से आप निकाल लेंगे, डी इक्वल्स टू 12.4 यहां पे mm में आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अनुसार, मतलब अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत के अनुसार आपने एक बार जो है डी का मान निकाल लिया, डी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो ये जो है हमारा कैलकुलेशन होगा, जो भी कैलकुलेशन यहां पे हो आप उसे क्या करेंगे, कैलकुलेटर के माध्यम से प्रॉपर तरीके से कर लें। क्या होगा, यहां पे 1/2 का, तो यहां पे 2 दिया हुआ है 1/2 में, और बाकी जो है यहां पे सिग्मा 1 की वैल्यू दे रखी है, और बाकी अंदर जो है आपने सिग्मा 1 और टाउ की वैल्यू जो है प्रॉपर तरीके से पुट कर दी। कैलकुलेशन आपको करना आता है वो आप कर लेंगे, ठीक है। ये आंसर आएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत चलते हैं। दूसरे सिद्धांत के अनुसार मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये दूसरा सिद्धांत है, मतलब अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत। तो अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत के अनुसार अगर जो है अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान उस बिंदु पर, जहां पे पराभव बिंदु पर, मतलब यील्ड पॉइंट पर अधिक जो कर्तन प्रतिबल है उसके बराबर हो जाए, तो हमारा पार्ट जो है क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यही हमारी जो है क्या है, थियरी है, यही हमारी जो है यहां पर थियरी ऑफ फेलियर है। क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है, अधिकतम कर्तन प्रतिबल का जो वैल्यू है, मतलब टाउ मैक्सिमम का जो वैल्यू है, वो यील्ड पॉइंट पर, मतलब प्रभाव बिंदु पर शियर स्ट्रेस के बराबर या फिर जो है कर्तन प्रतिबल के बराबर हो जाए यील्ड पॉइंट पर, ठीक है। तो सिग्मा जो यहां पे टाउ YT हो जाएगा, ठीक है, ये वहां पे टाउ YT लिखा हुआ है, तो यहां पे टाउ मैक्सिमम है, ये टाउ YT है, तो ये जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, अधिकतम जो है यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। चूंकि टाउ YT दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, ये टाउ YT का मतलब यील्ड पॉइंट पर शियर स्ट्रेस का मान तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो ये कहां से आएगा। इसके लिए हमारे पास जो है एक जुगाड़ है। क्या है कि ये हमें पहले से पता है, हमें पता होना भी चाहिए, आप भी पता रख लीजिए कि जो हमारा यील्ड किसी भी पॉइंट पर जो शियर स्ट्रेस का जो मान है वो जो डायरेक्ट स्ट्रेस है उसके आधा होता है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस तो यहां पर परमिसिबल स्ट्रेस है, यहां पे 100 दिया हुआ है, तो 100 का आधा हो जाएगा यहां पर कर्तन प्रतिबल का मान, मतलब शियर स्ट्रेस का मान यहां पर 100/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। वो चलो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का यहां पर फॉर्मूला क्या है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला हमारे पास यहां दिया हुआ है 1/2, ये वाला पोर्शन। अब ये पोर्शन तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये तो वही लग रहा है जो मतलब मैक्सिमम यहां पर हम, अरे हाँ अभी तो देखा था, क्या देखा था, ये जो फॉर्मूला है ये तो इसका पीछे वाला पार्ट है। मतलब क्या हुआ, अधिकतम मुख्य प्रतिबल जो है उसका जो पिछला पोर्शन है वही तो लिखा है यहां पर, आप देखिए प्रॉपर तरीके से 1/2 अंडर रूट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, यही तो है ना। तो ये जो है मतलब यही वैल्यू जो है किसकी है, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू ये होती है, ये फॉर्मूला है। वहां पे लिखा है वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक्चुअली फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। किसके बराबर होगा, सिग्मा YT/2 के बराबर हो जाएगा, जिसका मान क्या है 50 निकलेगा। चलिए तो इसमें जो है क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू रखेंगे किसमें, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की। सिग्मा 2 तो हमारा 0 रहने वाला है, तो सिग्मा 2 हट जाएगा यहां से, ये 0 रख दिया हमने वैसे तो, बाकी जो है यहां पे हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या होगा, 10 × 10⁻³
अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यहां पे -0 लिखा हुआ है, 0 रखना चाहे रखें, नहीं तो इसका स्क्वायर करके बाकी जो है 4 टाउ स्क्वायर का जो वैल्यू रखेंगे। सिग्मा 1 की वैल्यू हमारे पास है, टाउ का वैल्यू हमारे पास है, रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और यहां से हमें डी का वैल्यू निकल आएगा। थोड़ा ज्यादा निकला, कितना 13.42 निकला, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डी के वैल्यू अलग अलग ही देखने को मिलेंगे अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार। तो दूसरा सिद्धांत आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब तीसरा सिद्धांत देखते हैं। जरूरत नहीं है, देखो ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको ना करें, एक ही क्वेश्चन में आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहली चीज ये कि पहला हो गया दूसरा हो गया, अधिकतर एग्जाम में जो है यही दो पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो है दूसरे जो 3 और बचे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको करनी है। तो देखते हैं पहले, अगला है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थियरी। मतलब ये हुआ अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत। अच्छा, मुख्य विकृति सिद्धांत है, प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी है, मतलब मैक्सिमम। इसका मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है वो यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेन होगी उसके बराबर होगा, या फिर उस तक वैल्यू वो पहुंच रही होगी। यही तो थियरी होगा ना, इसी सिद्धांत के अनुसार। या फिर हिंदी में बात करें, अधिकतम मुख्य विकृति का जो मान है वो पराभव बिंदु पर यील्ड जो विकृति है उसके मान के बराबर अगर पहुंच जाएगा तो हमारा अंग फेल हो जाएगा, पार्ट फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। सही है ना, यही हमारी जो है यहां पर जो अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत है, ठीक है। इसके और भी नाम है, आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जैसे ये हमारा जो है रेनकाइन थियरी है, इसके नाम रेनकाइन के नाम से पूछ ले, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप ये है उनके जो सब्स्टिट्यूट नेम है उनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से अब पहले आगे देखते हैं, इसमें क्या है, अब ये ई मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई वाई टी के बराबर जब हो जाएगा तो हमारा पार्ट फेल हो जाएगा। तो यहां पर जो है उसके फॉर्मूले लगाते हैं। तो ई मैक्सिमम क्या है, अधिकतम मुख्य विकृति क्या है, तो अधिकतम मुख्य विकृति का फॉर्मूला हमने आपको वहां पे बताया था, और यहां भी देख लीजिए क्या होगा, यहां पे सिग्मा T1 अपॉन ई माइनस सिग्मा T2 अपॉन एम ई इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन ई। अब ये सिग्मा टी रख दीजिए या फिर सिग्मा वाई टी बोल दीजिए, सिग्मा वाई टी अपॉन ई, ठीक है। ये जो है हमारे यहां पे ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे किसके बराबर, ये हो गया ई मैक्सिमम के बराबर, और ये जो है हमारा किसके बराबर हो गया, ये हो गया ये है ई वाई टी के बराबर। तो ये हमारा जो है ई वाई टी के लिए सिग्मा वाई टी अपॉन ई हो गया। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले में देखो सब जगह ई बराबर है, कॉमन है, तो इसे कट कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा T1 माइनस सिग्मा T2 अपॉन एम इक्वल टू सिग्मा वाई टी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। न तो सिग्मा T1 है, सिग्मा T1 तो हमने कहीं निकाला था, याद करो, सिग्मा T1 मैंने निकाला था, वो क्या था, ये अधिकतम मैक्सिमम जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस है, अधिकतम मुख्य प्रतिबल है सिग्मा T1, निकाला था ना, किसमें, पहले वाले में क्या निकाला था, सिग्मा T1, ये तो यही तो था ना, सिग्मा T1 अधिकतम मुख्य प्रतिबल। तो यहां पर सिग्मा T1 का मान की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और दूसरा क्या, सिग्मा T2, इसका मतलब न्यूनतम मुख्य प्रतिबल, मतलब मिनिमम जो है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यहां पे निकालनी पड़ेगी और इसका मान भी निकालना पड़ेगा। तो देख तो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सिग्मा T1 का वैल्यू निकाल दिया। कहां से निकाला, हमने पहले ही कैलकुलेशन कर रखी थी, तो हमने वहीं से ले लिया सिग्मा T1 की वैल्यू। फॉर्मूला हमारे पास था, प्लस वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, वहां से निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू निकल के आई थी, ये जो वैल्यू निकल के आई थी 15365 अपॉन डी स्क्वायर, वही वैल्यू यहां पे किसकी होगी, सिग्मा T1 की वैल्यू की। अब T2 की निकालनी पड़ेगी, T2 के लिए फॉर्मूला लगाएं, सिग्मा T2 का मान जो है आप निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में निकाल सकते हैं, सिग्मा 1/2 माइनस 1/2, यहां पे मतलब बोला था ना, यहां बीच में अगर माइनस कर देंगे तो न्यूनतम वाली वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये मिनिमम स्ट्रेस यहां माइनस लगाइए, निकाल लीजिए, ठीक है। जब निकालेंगे, कैलकुलेट आपको करना है, यहां पर सिग्मा 1 का वैल्यू रखेंगे, कितना हुआ 10 × 10⁻³ अपॉन π/4 डी स्क्वायर। कहां से निकालेंगे, ये रहा सिग्मा 1 का मान, ठीक है, ये रखा, ये यहां रखेंगे। उसके अलावा यहां पे टाउ का मान जब रखने की जरूरत है तो टाउ का मान ये रहा हमारा, ठीक है। तो ये रखेंगे, जब ये रखेंगे तो यहां पर वैल्यू किसकी आ जाएगी, सिग्मा T2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस में, ध्यान रखना यहां पर वैल्यू आएगी माइनस में, ठीक है। तो -2635 अपॉन डी स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस की वैल्यू है, बस यहां रख देंगे इस फॉर्मूले में। जैसे ही इस फॉर्मूले में रखेंगे, देखो यहां पे ये वैल्यू रख दी हमने,
उसके अलावा माइनस में ये वाली वैल्यू रख दी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो देखो हो गया प्लस, कितना हो गया 15365 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2635 अपॉन डी स्क्वायर, ये भी हमारा डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर इक्वल टू 100 के बराबर है। किसके बराबर है, यहां पर देखो सिग्मा वाई टी अपॉन ई था, तो ई तो सब कॉमन थे, कट गए, केवल बचा सिग्मा वाई टी, और सिग्मा वाई टी का मान हमें पहले ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100, यहां पे 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सिग्मा वाई टी का मान दिया हुआ है। देखिए सिग्मा वाई टी का मान हमने 100 दे रखा था पहले से, वही यहां पे हमने लगा दिया। तो जैसे ही हम 100 लगाएंगे यहां पे, तो इसमें केवल एक ही अननोन है, तो क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है आसानी से निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए डी का मान कितना निकल के आया, 12.7 mm निकल के आया। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज निकल आए डी के अलग अलग तरीके से। तो देखो ऐसा करके, ऐसे ही करके बाकी के 2 निकाल सकते हैं आप। ठीक है, बाकी के 2 भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे इनमें निकाला। तो बस उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो उसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हमारे पास जो है नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या फिर अधिकतम विकृति ऊर्जा सिद्धांत। अब देखो अधिकतम विकृति ऊर्जा सिद्धांत या फिर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या कहती होगी, ये अधिकतम विकृति ऊर्जा मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो है वो अगर परमिसिबल जो है स्ट्रेन एनर्जी के बराबर अगर पहुंच जाती है, या फिर ये बोलें कि हमारा जो लिमिटेड स्ट्रेन एनर्जी है उसके बराबर अगर पहुंच जाए, तो हमारा जो है पार्ट फेल हो जाएगा। सीधा सा बात है, यही तो है ना। या फिर ऐसे बोलें कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो है यील्ड पॉइंट तक जो स्ट्रेन एनर्जी है उसके बराबर जो है पहुंचती है, तो हमारा पार्ट फेल हो जाएगा। यही इस थ्योरी के अनुसार हमारा जो है असफलता का थ्योरी ऑफ फेलियर है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला क्या है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, यहां पर फॉर्मूला आएगा सिग्मा T1, यहां पर लिख लेता हूं, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो हम बता देते हैं आपको, सिग्मा T1 प्लस का स्क्वायर सिग्मा T2 का स्क्वायर और माइनस 2 सिग्मा T1 इंटू सिग्मा T2 अपॉन m इक्वल टू सिग्मा वाई टी का होल स्क्वायर। दिस ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो है अधिकतम विकृति ऊर्जा के हिसाब से यहां पर डी का वैल्यू निकल के आएगा। अब आपको डी का वैल्यू कहां है, देखो सिग्मा T1 में डी आ जाएगा, सिग्मा T2 में डी आ जाएगा, और सिग्मा T1 और T2 में यहां पे भी डी आ जाएगा, और YT जो है हमें पता ही है कितना है, यहां पर YT का वैल्यू 100 दिया हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये देखो कहां पे सिग्मा T1 की वैल्यू इस्तेमाल की थी, हमने इससे पहले निकाली भी हुई है। कहां पे, यहां पर देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी में आपने यहां पर सिग्मा T1 की वैल्यू जो है आपको जरूरत पड़ी थी, आपने यहां से निकाली हुई है। तो ये वैल्यू सिग्मा T1 की हो गई। ऐसे ही सिग्मा T2 की वैल्यू हमें यहां पे मिलेगी। तो ये 2 वैल्यू को इस्तेमाल कर लेंगे। यहां पे क्या होगा 15365। ठीक है, यहां पे करेंगे 15365 अपॉन डी स्क्वायर, इसको जो है इसका होल स्क्वायर करेंगे। पहला वैल्यू लिख लिया, दूसरा वैल्यू देख लेते हैं। प्लस क्या होगा, यहां पर माइनस में वैल्यू दी हुई है किसकी, 2635 अपॉन डी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके अलावा यहां माइनस में 2 इंटू ये जो पूरी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15365 अपॉन डी स्क्वायर, ये हो गया, इंटू यहां पे अपॉन m में है तो अब 1 अपॉन m की वैल्यू अलग लिखिए। देखो 1 यहां पे m नीचे है, m की वैल्यू दी नहीं है हमें 1 अपॉन m की वैल्यू दे रखी है, तो 1 अपॉन m का मतलब है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू जो है माइनस 2635 अपॉन डी स्क्वायर, इसके बाद इनटू 0.3 कर देंगे, क्योंकि जो है 1 अपॉन m की वैल्यू यहां पे 0.3 आ जाएगा। ये हो गया, इक्वल टू किसके हो जाएगा, 100 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर जो है इसको जो आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी 26724, यहां पे 26724 अपॉन डी की पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा। यहां 100 का स्क्वायर करोगे तो यहां पे 10 की पावर 4 आ जाएगा, 10 की पावर 4 यहां पे 10, यहां पे जो है इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। यहां से जो है आपको डी का जो मान निकल के आएगा वो 12.748 के बराबर हो जाएगा।
12.78 के बराबर। ये जो है कैलकुलेशन से आप जो है पढ़ लीजिएगा। क्या करेंगे, सिंपल सा है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो थ्योरी है उसके हिसाब से आपको बता दिया, उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला है। मतलब ये जो मान है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का जो मान है वो किसके मान के बराबर हो जाएगा, यील्ड पॉइंट पर जो है उसके मान के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया सिग्मा yt का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, यहां से हमने डी का मान निकाल लिया। यही है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है। क्लियर बात हो गई। अब देखते हैं दूसरा, इसके अगले वाला क्या है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। इस फॉर्मूले में उस फॉर्मूले केवल एक ही अंतर है, यहां पर जो है जो पॉइजन रेशियो 1/m का मान है वो नहीं आएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या होगा, सिग्मा T1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा T2 का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा T1, यहां पे सिग्मा T1 आ जाएगा और यहां पे सिग्मा T2 इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा सिग्मा yt का होल स्क्वायर। बस यही है जो परमिसिबल स्ट्रेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यही है। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत बोलता है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन जो एनर्जी है वो यील्ड पॉइंट पर मतलब पराभव बिंदु पर जो है वो जो इस एनर्जी है डिस्टॉर्शन एनर्जी उसके बराबर हो जाएगा या फिर टोटल एनर्जी के जो है बराबर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा यहां पर इस सिद्धांत बोलता है। फॉर्मूला हमारा ये लगेगा। इस फॉर्मूले में हमारे पास सारी वैल्यू है, सिग्मा T1 की वैल्यू है कितनी है, 5 सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा 15365 अपॉन डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहां पे हो जाएगा माइनस में 2635 अपॉन डी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। और बाकी यहां पे माइनस में फिर से वही आ जाएगा 2 इंटू सिग्मा T1 की वैल्यू 15365 अपॉन डी स्क्वायर और सिग्मा T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में है 2635 अपॉन डी स्क्वायर, ये हो गया। और बाकी यहां पर 1/m तो है ही नहीं तो बाकी छोड़ देंगे, इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 100 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो बस हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 32391 अपॉन डी की पावर 4। ये जो है वैल्यू इक्वल्स टू 1 के बराबर आ जाएगी अगर आप करेंगे 32391, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे 3 है, 32391 इसके बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब D की वैल्यू यहां पर आ जाएगी D इक्वल्स टू 13.4 mm, ठीक है। यहां पर D की वैल्यू यहां पर 13.4 mm आ जाएगी। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर जो है ये जो वैल्यू है 12.78 mm में आएगी, यहां पे भी mm में रहेगी, ये दोनों ही mm में रहेंगी। तो देखो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी अधिकतम विकृति ऊर्जा सिद्धांत में वैल्यू आ गई और यहां पर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी या फिर अधिकतम विरूपण ऊर्जा सिद्धांत के माध्यम से भी यहां पर D की वैल्यू आ गई। इस तरह से आपके पांचों जो है थ्योरी ऑफ फेलियर के माध्यम से आपको सारी यहां पर वैल्यू D की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो अब यहां क्वेश्चन में भी यही तो पूछा गया था कि आप यहां पर जो है व्यास मतलब जो डायमीटर है बोल्ट का वो निकालिए, ठीक है। तो बोल्ट का डायमीटर अगर आप निकालते हैं तो इन माध्यमों से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपको बताएगा कि किस माध्यम से आपको क्या सोच के या किसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर यहां पर केवल 2 दिया गया हो, 2 जो है थ्योरी ऑफ फेलियर दिए गए हो तो उनसे निकाल लीजिए, या फिर अगर आपको बोला गया हो कि कोई 4 या कोई 3 किसी से भी आप निकालिए तो आप फ्री हैं, किसी एक से भी निकाल के आप जो है डी का वैल्यू दिखा सकते हैं। तो अब यहां पर जो सारी वैल्यूज आ गई उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जो है हमें 13.4 mm मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में मिल गया। तो अगर आप इतना वैल्यू, अगर इतना डायमीटर रखेंगे अपने किसी पार्ट को डिजाइन करते दौरान, तो अगर हम बोल्ट का डायमीटर इतना व्यास अगर रखेंगे पार्ट को बोल्ट को डिजाइन करते समय, तो हमारा बोल्ट जो है एक तरह से फेलियर से बचा रहेगा। जो है कि बाईएक्सियल लोड जो है मतलब जो द्विअक्षीय जो है हमारे लोड लगे हुए हैं या प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर त्रिअक्षीय मतलब बाईएक्सियल या फिर ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं या फिर लोड लगे हुए हैं, तो उन कंडीशंस में हमारे थ्योरी ऑफ फेलियर के माध्यम से इन सभी थ्योरी ऑफ फेलियर जो भी हमारे पांचों हैं उनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू जो है हमारे डी की यहां पर
डायमीटर की व्यास की वैल्यू जो है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में निकलता है, यहाँ पे 13.4 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा डायमीटर हो जाएगा, इसी डायमीटर को आप सेलेक्ट करेंगे और आंसर में आपको यही देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सारे टॉपिक जो हमारे जो है थ्योरी ऑफ फेलियर में आते हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपको। जहां कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे संपर्क करें। ठीक है स्टूडेंट्स, कोर्सेज कौन कौन से, कुछ दिक्कतें बच्चों को आ रही थी कि हमारा प्रोडक्शन है, हमने जो है कोई कोर्स अलग ले लिया। देखो यहां पर प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो ये वाला जो थंबनेल लगा हुआ है पेड कोर्स का, इस तरीके से ये वाला जो है प्रोडक्शन वाले बच्चों के लिए, उसके अलावा ऑटोमोबाइल वाले बच्चे के लिए, और उसके अलावा जो है कैड वाले बच्चों के लिए ये वाला जो है जो भी कोर्स है वो अवेलेबल है। इस कोर्स को ही लें, इधर उधर वाला कोर्स ना लें। ध्यान रखना कि जो है प्रोडक्शन वाले बच्चे, PROD प्रोडक्शन, उसके अलावा ऑटोमोबाइल और दूसरा कैड, उसके अलावा एक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ब्रांच जो अलग से, उसके लिए जो है यही वाला कोर्स चलेगा। तो ये कोर्स उनके लिए हो गया। और अगर हम बात करें RAC के बच्चों के लिए, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग RAC है वो ये वाला कोर्स, यहाँ RAC लिखा हुआ है, ध्यान रख लीजिए, RAC लिखा होगा और 5th सेमेस्टर लिखा होगा, ये वाला कोर्स आप ले लीजिएगा। उसके अलावा जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले बच्चे वो ये वाला कोर्स लेंगे जिसमें रिपेयर मेंटेनेंस फर्स्ट जो है सब्जेक्ट है, तो ये वाला कोर्स ले लें। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, APS इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप प्रॉपर तरीके से आपको काफी हेल्प करने वाला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर लीजिए। उसके अलावा भी कुछ जो है सब्जेक्ट अलग से दिए गए हैं, जैसे अगर आप केवल थ्योरी ऑफ मशीन और जो है मशीन डिजाइन 2 सब्जेक्ट अलग से लेना चाहते हैं तो ये यहां मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहां पर जो है टॉम और ऑटोमोबाइल का एक सब्जेक्ट बना हुआ है, कई बच्चों को चाहिए था, उन्हें परचेज भी किया है, तो ये वाला कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करें APS इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।